हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में पुट करके उसको ग्रीन्स फंक्शन मेथड से सॉल्व, उसका एक सॉल्यूशन, फॉर्मल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहे थे। और जो फिर ग्रीन्स फंक्शन है फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेटर डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो हम ऑब्टेन कर रहे थे। तो फाइनली कुछ स्टेप्स करके फूरियर ट्रांसफॉर्म और जो एंगुलर इंटीग्रल्स हैं उसको करके हम इस एक्सप्रेशन तक पहुँच गए थे। ओके, जी आर आर डैश द ग्रीन्स फंक्शन दिस। तो अभी हमारा जो टास्क बचा हुआ है दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके, तो इस लेक्चर में हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। कन्वेंशनल जो कंटूर इंटीग्रेशन मेथड है उसको हमने यूज़ करना है, बट उस मेथड को मैं आउटलाइन करके मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। इंस्टेड हम एक दूसरी ट्रिक यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड द फाइनमैन प्रिस्क्रिप्शन या फाइनमैन्स ट्रिक, आईटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन। उसको यूज़ करके, क्योंकि दैट इज़ अ मच ईजियर वे ऑफ इवेलुएटिंग सच इंटीग्रल्स। ओके, उससे हम इसे एग्जैक्टली इवेलुएट करेंगे और तब हमारा ग्रीन्स फंक्शन पूरा निकल के आ जाएगा, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी कैन मूव ऑन टू दी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो हमारा जो टास्क है इस लेक्चर में बेसिकली इवेल्युएटिंग दिस इंटीग्रल यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आईटा क्यू आर दिस। आर इज जस्ट अ नंबर, आर हमारा मॉड आर माइनस आर डैश है, तो जस्ट अ पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यू इस इंटीग्रेशन में एक डमी वेरिएबल है। ओके, तो क्यू की जगह मैं एक्स के साथ भी ये इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म कर लूँ माइनस इंफिनिटी तो मेरा काम हो सकता है। तो इनफैक्ट हम जो करने वाले हैं, हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। दिस इज माई कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन। ओके, रियल एक्सिस को हम एक्स या हमारे केस में आप क्यू भी कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्सिस हमारी वाई है। ओके, तो जो फंक्शन जिसका हम इंटीग्रल लेंगे वो इसी फंक्शन से को आपने इसका कॉम्प्लेक्स काउंटर पार्ट ले लिया। ठीक है, क्यू की जगह आप एक्स सोचें, लेकिन एक्स का कॉम्प्लेक्स काउंटर पार्ट जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आईटा जेड आर। क्योंकि इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करें, कॉची-रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो हमारी होती है, इंटीग्रल ओवर द फंक्शन ओवर अ क्लोज कंटूर इज इक्वल टू 2 pi टाइम्स द सम ऑफ द रेजिड्यूज एट द पोल्स विच आर इनक्लोज बाय द कंटूर। कंटूर के अंदर जितने पोल्स इनक्लोज हो रहे हैं वहाँ पे रेजिड्यूज का सम निकालिए और 2 pi से मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज़। ओके, लेकिन अब हमें अपना जो कंटूर है उसको अप्रोप्रिएटली चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये निकालना है। हमें जिस इंटीग्रल में इंटरेस्ट है वो केवल रियल एक्सिस वाला जो इंटीग्रल है। ओके, तो हमें कंटूर इस तरह से चुनना है कि उसका एक सेगमेंट कम से कम हमारी रियल एक्सिस पे लाई करे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये विच आई हैव ट्राइड टू शोन ओवर हियर। अभी हमने कंटूर चूज़ नहीं किया, बट ये फंक्शन जिस तरह से हमने चूज़ किया है तो ये रियल एक्सिस पे z की वैल्यू x के बराबर होती है। तो ये x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर आईटा एक्स आर, हाँ ये वाला फंक्शन बन जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रल। तो कंटूर का एक पार्ट तो स्पेसिफाई हो गया, हाँ बाकी कंटूर जो भी होगा क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन एक पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक रन करेगा अलॉन्ग द रियल एक्सिस जिसे हम कहते हैं। ओके दिस, क्योंकि तब क्या होगा, ये आपका फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको जब आप उस कंटूर के ऊपर लिखेंगे, मैंने कंटूर का बाकी पार्ट अभी दिखाया नहीं है, बट रियल एक्सिस के अलॉन्ग वाला पार्ट ये बन जाएगा, जेड की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट करके ये। रिमेंबर दिस एंड दिस आर एक्जैक्टली द सेम इंटीग्रल। क्यू एक डमी वेरिएबल है। ओके, समेशन इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है, क्यू लिखो एक्स लिखो। तो अगर मैंने ये इंटीग्रल निकाल दिया तो इफेक्टिवली मैंने ये निकाल दिया है, और ये इंटीग्रल ये वाला है। ओके दिस, तो जैसे ये इंटीग्रल निकलेगा मेरा ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा दिस। तो ये जो मेरा क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन है, इसमें एक रियल एक्सिस का पार्ट और प्लस इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स मिलके जिनसे हमारा कंटूर क्लोज होगा वो पार्ट्स आएंगे, और इक्वल टू 2 pi द सम ऑफ रेजिड्यूज। ओके, पोल्स निकालेंगे, वहाँ पे रेजिड्यू निकालेंगे दिस। तो पहले पोल्स की सिचुएशन देख लें, जो फंक्शन हमने पिक किया है जिससे हमारा काम बनने वाला है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके पोल्स जो हैं, इसका डिनोमीटर जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को आप 0 के बराबर सेट करें तो आप देखते हैं इसके दो सिंपल पोल्स हैं, सिंपली z इक्वल टू प्लस के और z इक्वल टू माइनस के पे। ओके, सिंपल पोल्स। के रिमेंबर, के भी हमारे लिए जस्ट एक नंबर है। ओके, के बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है, के इज़ अ कांस्टेंट। ओके, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, तो अब एक इश्यू तो ये आ गया पहले ही यहीं पे, आपके जो पोल्स हैं इस फंक्शन के ये खुद रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, z की वैल्यू प्लस के रियल वैल्यू, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इनफैक्ट ये पोल्स यहाँ पे हैं, से z इक्वल टू प्लस के एंड z इक्वल टू माइनस के, डिपेंडिंग ऑन k की वैल्यू दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, पर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो एक इशू तो पहले ही ये आ गया, हम सोच रहे थे हमारा कंटूर जो है सीधे सीधे हम बाकी पार्ट तो जो भी होगा एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, लेकिन आपको पता है आपका कंटूर पोल के पॉइंट से होकर नहीं गुजर सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में की हैं, हम पोल्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, और उसके लिए जो हमारा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंडेंटिंग द कंटूर, हम अपने कंटूर को उस पोल के अराउंड थोड़ा सा डिफॉर्म कर देते हैं और वो करके हम पोल्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस इशू को थोड़ा देर में देखते हैं नेक्स्ट इस स्टेप के बाद, कि वी विल हैव टू अवॉइड पोल्स। ये जो दो पोल्स हैं दोनों के दोनों रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर ये पोल रियल एक्सिस पे नहीं होते, यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं होते, तो हम
ये रियल एक्सिस के अलॉन्ग, कंटूर के अलॉन्ग ट्रैवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्योंकि ये पोल्स रियल एक्सिस पे हैं, तो रियल एक्सिस पे अलॉन्ग जो हम ये ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं, कंटूर को इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, इस पे भी हमें थोड़ा सी ध्यान रखना पड़ेगा। और इंडेंटिंग हम करेंगे वाया सेमी सर्कल्स, जिस तरह से हम करते हैं, ओके। लेकिन जो हम दूसरी ट्रिक है जिसे हम फाइनमेंट ट्रिक कहेंगे या आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन, उससे ये काम हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वी विल सी दिस अ बिट लेटर। और साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन करने के तरीके जो हैं, आप इस इंटीग्रेशन को 4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप अपने कंटूर को किस तरह से इंडेंट कर रहे हैं। जब रियल एक्सिस पे हमें कंटूर को 2 पोल्स को हिट करने से अवॉइड करने के लिए इंडेंट करना पड़ेगा, डिफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो डिफॉर्मिंग आपकी 4 तरीके से हो सकती है। इसे हम अभी देखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, ग्रीन्स फंक्शन किसी ऑपरेटर के लिए आपको मल्टीपल ग्रीन्स फंक्शन मिल सकते हैं। तो हमारे ग्रीन्स फंक्शन में ये इंटीग्रल आ रहा है, तो अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में हम देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हुए हम देख रहे हैं, ये इंटीग्रल के हमारे 4 अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कंटूर को कैसे डिफॉर्म कर रहे हैं, अपना रियल एक्सिस पे वाला जो पार्ट है उसको कैसे इंडेंट कर रहे हैं। तो आपको 4 अलग अलग ग्रीन्स फंक्शन मिलेंगे। तो ये चीज़ तो हम पहले मैंने डिस्कस की थी, वो एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, सेकंड पॉइंट ये है, स्कैटरिंग थ्योरी में वो चारों के चारों हमारे काम के नहीं होंगे। स्कैटरिंग थ्योरी में हमारे लिए एक ही अप्रोप्रिएट होगा, बाउंड्री कंडीशंस हमें फोर्स करेंगी उन चारों में से आप एक ही को यूज़ करें। बट एट अ मैथमेटिकल लेवल आपको बेसिकली 4 इंटीग्रल या 4 ग्रीन्स फंक्शन मिल रहे हैं, ओके। सो ऑल दिस वी विल सी। बट अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट इशू पहले ये है, अभी हमने कंटूर को क्लोज नहीं किया है, इंडेंटिंग भी चलिए हम कर लेंगे, लेकिन ये तो अभी क्लोज कंटूर तो बना ही नहीं। तो कंटूर को क्लोज कैसे करेंगे? कंटूर को क्लोज करेंगे हम एक लार्ज सेमी सर्किल की मदद से, लेकिन वो सेमी सर्किल आपका अपर हाफ प्लेन में भी बन सकता है और लोअर हाफ प्लेन में भी बन सकता है। तो बेसिकली अभी आप इन पोल्स को भूल जाइए, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब कंटूर क्लोज करने के लिए मैं आर्बिट्री कर लूँगा, तब तो इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बहुत वेल डिफाइंड कर्व लूँ, जो नॉर्मली जिस तरह से हम सेमी सर्कुलर पार्ट लेते हैं, तो मैं पॉसिबली इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर पाऊँ वेरी इजीली, ओके। तो हम एक सेमी सर्कल लेंगे, लेकिन वो सेमी सर्कल अपर हाफ प्लेन में लें या लोअर हाफ प्लेन में, सो वी विल हैव टू सी दिस, ओके। तो हाउ डू वी क्लोज द कंटूर वाया बिग सेमी सर्कल अपर या लोअर हाफ प्लेन, कहाँ इसको क्लोज करें? तो वो प्रॉब्लम जो है उसका, वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, अभी आप सोचिए, आप ये तो निकालना चाह रहे हैं, ये बड़े आराम से निकल जाता है रेजिड्यूज़, ओके। इंडेंटिंग वगैरह का काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर करना पड़े वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इफेक्टिवली आपको ये निकालना है, ये बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये पार्ट भी तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये जो बिग सेमी सर्कल की चॉइस है वो आपके इसके काम को आसान बनाने वाली है, ओके। सवाल ये है, रियल एक्सिस पे तो हम कर लेंगे काम, पर कंटूर को मैं ऐसे में क्लोज करूँ, ये ब्लू कर्व की मदद से करूँ क्लोज, या इस रेड कर्व की मदद से करूँ क्लोज? मतलब कंटूर ये बनेगा दिस एंड दिस, या दिस एंड दिस, अपर या लोअर, ब्लू और रेड कर्व, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, जो हमने फंक्शन लिया है, और फंक्शन ये वाला क्यों लिया था कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसी से हमारा वो जो इंटीग्रल है वो वाला एक्सप्रेशन बन पाएगा। जिस रियल इंटीग्रल को हमने इवेलुएट करना है, रियल इंटीग्रल भी नहीं है, उसमें भी खैर कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, पर इन दैट सेंस मैंने रियल कहा है कि z की जगह x लेके। तो वो ये जो फंक्शन है, इसको अगर हम इस ब्लू वाले कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे, और ब्लू वाले कर्व को अगर हम लार्जर एंड लार्जर बनाएं, लार्जर और लार्जर हमें वैसे भी बनाना है, क्योंकि जो रियल एक्सिस के अलॉन्ग का हमारा इंटीग्रल है वो किसी फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट तक नहीं है, -5 to 5 या -500 to 500 नहीं है, वो है -∞ to ∞। तो हम लिमिटिंग प्रोसेस में ये जो हमारा सेमी सर्किल भी बनने वाला है, इसका रेडियस इन्फिनिटी बनने वाला है, ओके। इस सेमी सर्किल का नाम हम गामा रखेंगे, माना ये या ये जो भी मैं चॉइस लूँगा, इनमें से एक हमारी चॉइस में आएगा। लेकिन अभी मैं ये शो करूँगा, डैम्पिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमें अपर हाफ कर्व में, अपर हाफ प्लेन में ये अपना सेमी सर्किल लेना चाहिए। मतलब हमारा कंटूर ऑफ चॉइस जो होगा वो ये एंड दिस, अपार्ट फ्रॉम इंडेंटिंग अराउंड द पोल्स, आपको ये अपना कंटूर लेना पड़ेगा। अब ये डैम्पिंग का मतलब क्या है? रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा इस लेक्चर के शुरू में, आर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है। 2 वेक्टर्स थे आर और आर डैश, आपको ये भी ना पता हूँ वो कौन से वेक्टर्स हैं, बेसिकली ये लेंथ है, एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है केवल, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ओके। दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये इसका पॉजिटिव नेचर ये हमें बताता है, हम पे कंडीशन इम्पोज करता है कि आप अपने कंटूर को अपर हाफ प्लेन में क्लोज करें। क्यों, किस तरह से? वेरी इजी आर्ग्यूमेंट। अपर हाफ प्लेन में या किसी कहीं भी z = x + i/y आप लिखते हैं, ओके, x + i/y। अपर हाफ प्लेन में x तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग, ये माना आप इस रीजन में कहीं हैं
इस ब्लू कंटूर के इस वाले हिस्से में कहीं आप ले रहे हैं z, तो x तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा यहाँ, और इस रीजन में क्या होगा नेगेटिव। तो इस ब्लू कर्व के अलॉन्ग भी x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जो y है अपर हाफ प्लेन का मतलब ही ये है आपका y जो है वो हमेशा क्या है पॉजिटिव, y इज़ पॉजिटिव ओनली। तो इससे क्या एडवांटेज मिलता है, जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है उसके इस पार्ट को ड्रॉप कर दीजिए आप अभी के लिए इस डिस्कशन में, केवल उसके इर्द पर आइटा जेड आर पार्ट को आप देखें, z की जगह x प्लस आइटा वाई रखा, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया, इर्द पर आइटा x, ये मॉडुलस पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यूनी मॉडुलर क्वांटिटी, इसका मॉड कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब x की वैल्यू लार्ज हो स्मॉल हो, ये इसकी वैल्यू कभी भी, इसका मॉड कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, यूनी मॉडुलर क्वांटिटी इड पर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ये। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये एक रियल क्वांटिटी है, y एक रियल क्वांटिटी है, अपर हाफ प्लेन में y अपने आप में पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है, तो ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव रियल एक्सपोनेंशियल है। और हमने बाद में क्या करना है, कंटूर को धीरे धीरे इनलार्ज करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और फिर कंटूर का रेडियस क्या होगा बढ़ता रहेगा, और कंटूर का रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा ये y जो है इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, एज वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ आवर कंटूर गामा, ठीक है, y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। आप इसे इस तरह से देखिए, माना पहले आपका कंटूर ये था अपर हाफ प्लेन में, और आप अपने कंटूर को और बड़ा कर दिया और ग्रेजुअली हम इसके रेडियस को इन्फिनिटी ले जाएंगे। तो आप किसी भी डायरेक्शन की बात करें, माना ये थीटा कोई डायरेक्शन है, थीटा एंगल पे कोई डायरेक्शन है, इस पॉइंट का कंटूर के अलॉन्ग का जो सेमी सर्कल वाला कंटूर है, इसके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले y1 था, इतनी हाइट, लेकिन अब आपने कंटूर जब बड़ा कर दिया तो उसी थीटा डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो कंटूर हमने जब ये ट्रैवर्स करेंगे, सेमी सर्कल को ट्रैवर्स करेंगे, तो बेसिकली माना इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो आपने 0 से और पाई एंगल तक ट्रैवर्स करना है, 0 से और पाई तक ट्रैवर्स करना है, 0 से और पाई तक ट्रैवर्स करना है। तो इन द लिमिट जब आप इसके रेडियस को इन्फिनिटी बना देंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जितना y पहले छोटे सेमी सर्कल में फाइनाइट है, वो बड़े इनफाइनाइट वाले सेमी सर्कल में वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, ये आर्ग्यूमेंट इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होता है, बट रिमेंबर ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था और अभी भी 0 है और बाद में भी 0 रहेगा। लेकिन ये पार्ट तो हमारा रियल एक्सिस वाले इंटीग्रल में आएगा, ये वाला इस इंटीग्रल में जाएगा। जो सेमी सर्कल वाला इंटीग्रल है उसके किसी भी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जब हम सेमी सर्कल का साइज इन्फिनिटी बना देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। आप इसको और बड़ा कीजिए, इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग y और बढ़ गया, तो और आप और छोटा एंगल भी अगर लें, इसका y तो बहुत स्मॉल है छोटे सेमी सर्कल में, बड़े वाले में थोड़ा बड़ा हो गया और बड़े वाले में और बड़ा हो गया, तो इन द लिमिट की रेडियस हमारे सेमी सर्कल का इन्फिनिटी हो रहा है। आप सोच सकते हैं y की वैल्यू इस पूरे सेमी सर्कल में कितनी है प्लस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अब y की वैल्यू इनफाइनाइट रेडियस लिमिट में प्लस इन्फिनिटी, r जो है ये r रेडियस नहीं है, इससे कंफ्यूज ना करें, r हमारा वो दो वेक्टर्स r और r डैश के बीच की जो डिस्टेंस थी वो, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। उस पूरे सेमी सर्कल में ये जो फैक्टर है ये डैम्प कर रहा है, और कितना डैम्पिंग कर रहा है 0 मतलब इफेक्टिव वैल्यू 0 बना दे रहा है। ये जो फैक्टर है e टू द पावर z आइटा जेड आर, अगर हम कंटूर को जुडिशियसली अपर हाफ प्लेन में क्लोज करते हैं यूजिंग अ वेरी वेरी लार्ज सेमी सर्कल इन प्रिंसिपल जिसका रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर 0 बन रहा है। उस पूरे कंटूर के अलॉन्ग ये फैक्टर कितना बन रहा है 0, और ये 0 बना तो फंक्शन 0 बना, तो उसका इंटीग्रल भी कितना हो गया 0। हमें हमारा टास्क ये था, लेट मी अगेन रिपीट, ये तो हमारे काम का है, तो वैल्यू निकालनी है, ये निकालना बड़ा आसान होता है, कंपैरेटिवली ईजी होता है। अगर ये इंटीग्रल बड़े कंटूर के ऊपर 0 हो गया तो मुझे इवैल्यूएट करना ही नहीं है, तो मेरा टास्क ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खैर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है क्योंकि अभी आपको पोल्स को अवॉइड करना है, बट पोल्स को अवॉइड करने की ट्रिक तो आपको हमेशा करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो ये बड़े सेमी सर्कल पे शायद आपको इंटीग्रल इवैल्यूएट करना होता उससे आप बच गए इफ़ यू क्लोज द कंटूर इन दी अपर हाफ प्लेन। ओके, अगर आप इसी समय कंटूर को लोअर हाफ प्लेन में क्लोज करते तो आपको ये एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ये फैक्टर प्लस का बनता, डैम्पिंग नहीं होती, वो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती। ओके, हाँ, इसी के बजाय अगर r नेगेटिव होता, से ये r खुद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देता, तब अपर हाफ प्लेन में क्लोज करने से फ़ायदा नहीं था, तब आपको लोअर हाफ प्लेन में क्लोज करना होता। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हमारे पास जो चॉइस थी उसमें r पॉजिटिव था, हमारे केस में r पॉजिटिव था, तो हमें ये ऑटोमेटिकली ये कंडीशन इंपोज हो गई, भाई इस इंटीग्रल को के मेथड को आपने आगे बढ़ाना है, इससे निकालना चाहते हैं आप रिजल्ट, तो आपके कंटूर की चॉइस यही हो सकती है, रियल एक्सिस के अलॉन्ग आइए,
पोल्स को अवॉइड जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो अभी बात कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कंटूर को आप क्लोज ऐसे करेंगे, दिस ब्लू कर्व। तो हमारे कंटूर जिसे हम कहते हैं, वी विल क्लोज आवर कंटूर इन द अपर हाफ प्लेन वाया ए बिग सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्कल का नाम हमारा गामा। ओके दिस। सो क्योंकि ये जिसे मैं डैम्पिंग कह रहा था, डैम्पिंग ये है e⁻ζr का फैक्टर जो है हमारे फंक्शन में, एज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी इन द अपर हाफ प्लेन, दिस फंक्शन डैम्प्स टू जीरो। डैम्पिंग हो गया, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसलिए दिस ऑफर्स हेल्प। तो अब मेरे लिए फिक्स हो गया, मुझे इस रेड कर्व को देखना ही नहीं है, मुझे ये पता लग गया मुझे कंटूर को क्लोज तो ऐसे ही करना है, इधर से आना है, -∞ से +∞ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आऊँगा और बाद में कंटूर को ऐसे क्लोज करूँगा। लेकिन अब उस इश्यू पर लौटते हैं। जिस फंक्शन को हमने पिक किया है, ये फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूजिंग द कॉची रेसिड्यू थ्योरम, उसके तो पोल्स ही रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों पोल्स। तो अब मैं स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपना कंटूर नहीं ला सकता हूँ पूरी तरह, तो मुझे, जिसे हम कहते हैं, हमें कंटूर को इंडेंट करना पड़ेगा अराउंड द पोल्स। ओके, इंडेंटिंग आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ फिगर में दिखा दिया है। आपको इन पोल्स को अवॉइड करने के, अपने पाथ को इंडेंट करने के 4 तरीके हैं। इन चारों फिगर्स में पहली चीज़ नोट कर लीजिए, आपका कर्व हमेशा अपर हाफ प्लेन में गामा कर्व से इनक्लोज हो रहा है, वो हम फिक्स कर चुके हैं, ये तो ऐसे ही होगा। लेकिन अब इश्यू है पोल्स को हिट करने से अवॉइड करने का। तो पोल्स को हिट करने से अवॉइड करने का तरीका ये है, रियल एक्सिस के अलॉन्ग आप -a किसी पॉइंट से आए, बाद में हम लिमिट लेंगे a टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो ये पॉइंट -∞ पे चला जाएगा, और ऐसी +a वाला पॉइंट +∞ पे। अभी हमारा सेमी सर्किल जो है ये बड़ा वाला गामा, इसका रेडियस केवल a है, लार्ज है पर a है। बाद में हम एक्सप्रेशन की लिमिट a टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो ये इनफाइनाइट सेमी सर्किल बन जाएगा, तब मेरा ये वाला आर्गुमेंट अप्लाई हो जाएगा। हाँ, बड़े सेमी सर्किल पे, इनफाइनाइट रेडियस के सेमी सर्किल पे तो ये फंक्शन जीरो हो जाता है, तो तब मुझे यहाँ इंटीग्रल इवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर द टाइम बिंग सम लार्ज रेडियस a, तो -a से, और हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक चले, पूरा यहाँ तक नहीं, क्योंकि बीच में ये पोल आ गया, इस पोल को मैं नेगेटिव पोल कहूँगा और इस पोल को मैं कहूँगा पॉजिटिव पोल। तो पोल को हमने अवॉइड करने के लिए क्या किया, इस पॉइंट पे अपने कंटूर को इस तरह से ले लिया, पोल के अराउंड एक छोटा सी सेमी सर्कल। और फिर जब फिर से हम रियल एक्सिस पे आ गए, ये कर्व मेरा एक्चुअली रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, मैंने थोड़ा दूर दिखाया ताकि दिखने में क्लैरिटी रहे, अदरवाइज़ ये ब्लू कर्व जो है ये रियल एक्सिस के ऊपर है। रियल एक्सिस के ऊपर आए, सेमी सर्किल फॉलो किया ताकि पोल को हम हिट ना करें, फिर स्ट्रेट लाइन पे चले, फिर जब दूसरे पोल के करीब पहुँचे फिर से एक स्मॉल सेमी सर्किल। लेकिन आप देखिए दोनों सेमी सर्कल्स मैंने अलग तरीके से लिए हैं। अलग तरीके से मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ, या और बेटर कहूँ, ये वाला सेमी सर्कल जो है ये क्लोज्ड कंटूर जो है उससे इसने इस पोल को बाहर कर दिया है, इस वाले इंडेंटिंग ने, जबकि इस वाली इंडेंटिंग ने, यहाँ पे वाली ने, इसको कंटूर के अंदर रखा है। ओके, यहाँ ये बाहर है, यहाँ ये अंदर है। ये क्यों चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटूर इंटीग्रेशन में जो आपका आंसर बनता है राइट हैंड साइड 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज़ का सम आप केवल उन पोल्स पे लेते हैं जो कंटूर ने इनक्लोज किए हैं। तो अगर से मैं ये वाली चॉइस लेता हूँ, बाकी चॉइसेस की अभी बात ना करें, ये वाली चॉइस ऑफ इंडेंटिंग ऑफ कंटूर में लूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ अब पूरी तरह। ये पूरा कंटूर कहीं भी सिंगुलैरिटी पोल्स को हिट नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर इंटीग्रल इवेलुएट कर दूँ तो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी 2πi सम ऑफ रेजिड्यू। दो पोल्स है, लेकिन ये पोल तो कंटूर से बाहर है, तो यहाँ पे मुझे रेजिड्यू नहीं निकालना है, केवल इस पोल का रेजिड्यू निकालना है और उसी से हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा। लेकिन ये किसी ने हमें ये थोड़ी कहा कि आपको यही इसी तरह से इस कर्व को इंडेंट करना था, अपने स्ट्रेट लाइन को इंडेंट करना था। आपके पास और भी चॉइसेस हैं। एक सेकंड चॉइस मैंने यहाँ पे दिखाई है, आप फर्स्ट कर्व को, फर्स्ट नेगेटिव पोल को नीचे की साइड से इंडेंट करते हुए आ रहे हैं और पॉजिटिव पोल को ऊपर की साइड से। इस सिचुएशन में क्या होगा, 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज, ये वाला पोल आपके कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, क्लोज्ड कंटूर के अंदर, जबकि ये वाला पोल इस समय एक्सपेल्ड आउट हो रखा है। तो जब आप राइट हैंड साइड वैल्यूएट करेंगे 2πi सम ऑफ रेजिड्यू, इस समय इस वाले पोल पे जो रेजिड्यू है वो आपको कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ेगा। तो यहीं से आप देख सकते हैं कंटूर की चॉइस से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, और केवल ये दो चॉइसेस नहीं है इंडेंट करने की। यहाँ तो मैंने क्या किया, एक इस पोल को बाहर रखा, इसको इनक्लोज कर दिया, यहाँ इसको अंदर रखा, इसको बाहर। और एक केस ये हो सकता है मैं दोनों पोल्स को इनक्लोज कर सकता हूँ कंटूर के अंदर, दोनों तरफ नीचे की तरफ इंडेंटिंग करके। और एक फाइनल केस ऐसा हो सकता है दोनों तरफ इंडेंटिंग ऊपर की तरफ करने का मतलब दोनों पोल्स को एक्सपेल कर दिया। तो ये जो चार चॉइसेस हैं पाथ की, दो पोल्स को इनक्लोज करने का, नेगेटिव को
पॉजिटिव को इनक्लोज किया, नेगेटिव को इनक्लोज किया, दोनों को इनक्लोज किया, दोनों को इनक्लोज नहीं किया। ये 4 चॉइसेस आपको आपके इंटीग्रेशन के 4 आंसर देंगे और वो 4 आंसर आपके बनेंगे 4 डिफरेंट ग्रीन्स फंक्शन। किसी अलग अलग सिचुएशन में में से कौन सा ग्रीन्स फंक्शन यूज़ होता है वो देखना पड़ेगा। स्कैटरिंग थ्योरी में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे, ये आंसर फिर बाद में क्लियर होगा, लेकिन मैं यहीं पे आपको वो दे रहा हूँ। हमारे काम का ये वाला होगा जिसको मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया, हमारे काम का कंटूर ये है। इस कंटूर से इंटीग्रेट करके जो ग्रीन्स फंक्शन बनेगा वही प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बाउंड्री कंडीशन से मेरा मतलब है, स्कैटरिंग के जनरल आर्ग्यूमेंट्स में हमने बात की थी कि डिटेक्टर की लोकेशन पे हम वेव फॉर्म किस तरह की एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स नॉट से द वेव फॉर्म, वेव फंक्शन, एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन हम किस तरह की एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ये वाला ग्रीन्स फंक्शन लूँगा यहाँ से जो निकलने वाला है, तो वो हमें उस फॉर्म के जैसा दिखेगा, जबकि बाकी वाले से उस वैसी फॉर्म नहीं मिलेगी, इसीलिए हम इस वाले को पिक करेंगे। ओके, दिस विल बी आवर चॉइस। ठीक है, मैंने इन चॉइसेस को नंबर किया है 1, 2, 3 एंड 4। ओके तो अब तो आपके 4 गामा फंक्शंस बनेंगे। ओके, लेकिन अब माना मैं केवल फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले केस में अब हम ये लिख रहे थे कि हाँ, हमारा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड एक तो हमारे काम का पार्ट वाला इंटीग्रल बन जाएगा और बाकी ये लार्ज सेमी सर्किल गामा के ऊपर वाला इंटीग्रल, और ये हमने शो कर दिया, अरे ये तो 0 हो जाता है। लेकिन ये तो तब था केस जब हमारा ये पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट था ये एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन है, फिर इंडेंटिंग है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर थोड़ा इंडेंटिंग है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है कॉची रेजिड्यू थ्योरम में, राइट हैंड साइड तो 2πi सम ऑफ रेजिड्यू, जो पोल अंदर आ रहा है उसके रेजिड्यू ले लेंगे। माना ये वाला इवेल्युएट करना है तो इस वाले का रेजिड्यू, ये वाला लेना है दोनों का रेजिड्यू का सम, ये वाला लेना है किसी भी पोल के रेजिड्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो कि ये होता है इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर द क्लोज कंटूर, अगर आप इसे केस नंबर 1 में भी देखें तो इस समय कंटूर कैसा है प्रॉपर्ली मैंने एक बार लिखा है, इतना डिटेल को आप एक बार ज़रूर देख लें। पहले आप इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चले -a से -k - ε1। अब ये -k - ε1 क्या है, ये पोल की लोकेशन है -k पे, एक्स एक्सिस पे है, रियल एक्सिस पे है, लेकिन कहाँ पे, -k वाले पॉइंट पे, इसकी +k पे, इसकी -k। ये सेमी सर्किल जो है, माना इसका रेडियस है ε1, सेंटर पोल की लोकेशन पे। कोई ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे ही से इंडेंटिंग करता, पर ऐसे में इस इंटीग्रल को हम इवेलुएट कर पाएंगे। तो अगर एक छोटा सेमी सर्कल ε1 रेडियस का हमने लिया और बाद में हम ε1 टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, पर ε1 रेडियस का लिया, तो ये पॉइंट जो है, ये एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ से इस सेमी सर्किल वाले रास्ते को मैंने पकड़ना शुरू किया, उसका कोऑर्डिनेट -k - ε1 तो है। और ऐसा कर करके गामा 1 सेमी सर्किल के अलॉन्ग मैं किस पॉइंट तक जाऊँगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -k में ε1 आगे की ओर, -k में ε1 पीछे की ओर, -k में ε1 आगे की ओर। ऐसे ही ये वाला पोल जो है ये +k पे लोकेटेड है, तो इसका ये जो यहाँ पे वाले कंटूर का रेडियस माना अलग है, माना ε2, वैसे आप दोनों को बराबर भी ले सकते हैं, पर माना मैंने अलग लिया, स्मॉल रेडियस ε1, स्मॉल रेडियस ε2। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है जहाँ तक हम इस रियल एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, उसका कोऑर्डिनेट k से ε2 कम और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट k से ε2 ज़्यादा। तो ये, तो अब अगर मैं यहाँ से अपने कंटूर को फॉलो करना शुरू करूँ, क्लोज्ड कंटूर को, तो यहाँ से -a से -k - ε1 तक मैं जाऊँगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँगा। बट रिमेंबर, ये वाला पार्ट जो है ये पूरी तरह एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब, रियल एक्सिस पे लाई करने का मतलब z की वैल्यू x है। तो आपका ये जो फंक्शन है इसमें z की जगह आप क्या रख देंगे, x, और z की जगह x रख के हमारा जो ये वाला फंक्शन है, ये या x की फॉर्म में आप लिखें, वो वाला फंक्शन बन जाएगा। पर अभी इसकी लिमिट्स प्रॉपर नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट तो केवल -a से और -k - ε1 तक है, जबकि हमें तो ये इंटीग्रल -∞ से ∞ तक चाहिए, बट वो बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ कंटूर, गामा 1 जो है, जिस कंटूर, इस स्मॉल कंटूर का नाम मैंने स्मॉल गामा रखा है, ये बड़े वाले का कैपिटल गामा, स्मॉल गामा, गामा 1, स्मॉल गामा 1 के ऊपर भी इंटीग्रेशन कीजिए। इसके साथ मैंने यहाँ कुछ क्वालिफायर्स भी लिखे हैं। ये सेमी सर्कल जब आप ट्रैवर्स करेंगे, ये वाला मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो थीटा एंगल है वो पाई से 0 तक वेरी करेगा। आप कंटूर के इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप z जो है उस कंटूर के अलॉन्ग जब वेरी करेगा तो आपका एंगल पाई से और थीटा वेरी करेगा। ओके, और इसका सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, ε1। अच्छा, प्लस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद फिर से आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है, -k + ε1 से k - ε2, उसी फंक्शन का। लेकिन अगेन ये वाला पार्ट रियल एक्सिस पे लाई करता है, मतलब यहाँ z की जगह कितना रखेंगे, फिर से x। ओके, अच्छा,
फिर ये वाला इंडेंट आता है, ये वाला सेमी सर्किल आता है गामा 2, तो गामा 2 के ऊपर उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप गामा 2 को ट्रेवर्स करेंगे इधर से आते हुए, आप इस नीचे की तरफ से सेमी सर्कल से जा रहे हैं, तो आपका जो एंगल है वो पाई से और 2 पाई तक वेरी करेगा। दिस बिकम्स ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फाइनली जब आप इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से आप फिर k प्लस एप्सिलॉन 2 से जाइए कहाँ, प्लस a तक। लेकिन अगेन ये वाला जो सेगमेंट है ये रियल एक्सिस के अलॉन्ग है, तो z की जगह क्या हो जाएगा, x। तो अगर आप इन 3 सेगमेंट्स को देखिए जिनके साथ मैंने रेड में x लिखा हुआ है, एक -a से -k माइनस एप्सिलॉन 1 तक है, और एक -k प्लस एप्सिलॉन 1 से k माइनस एप्सिलॉन 2 तक है, और एक बाद में हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट जब कर लेंगे उसके बाद इस एक्सप्रेशन में हम 2 लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इनफैक्ट 3 लिमिट्स। एक a टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो a टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये दूर 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 प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और -a वाला माइनस इन्फिनिटी। और तब ये गामा का जो, हाँ इसके अलावा एक टर्म और आएगा, मैंने यहाँ मिस कर दिया, सॉरी, हाँ ये लास्ट में गामा सेमी सर्किल भी आएगा। आपका जो इंटीग्रेशन है इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स। 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स x x x जिनमें लिखा है, एक गामा 1 एक गामा 2 और एक कैपिटल गामा। लेकिन जब हम a टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो कैपिटल गामा के ऊपर का कंट्रीब्यूशन मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम शो कर चुके हैं, डैम्पिंग से ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये इंटीग्रल्स आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, गामा 1 और गामा 2 वाले। फाइनाइट रेडियस एप्सिलॉन 1, इन्फिनिटेसिमल फाइनाइट रेडियस एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के लिए आप इन्हें इवैल्यूएट करेंगे, यहाँ से आपको कुछ नंबर्स, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आप एक लिमिट और लेंगे इसमें, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बोथ टेंडिंग टू 0। आपने कंटूर को इंडेंट तो किया, पर लास्ट में हमें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट पाथ चाहिए था, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, आप इंडेंटिंग को धीरे धीरे कम कीजिए। इंडेंटिंग को कम करने का मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कम कम कम, और इन द लिमिट कि एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, इसका रेडियस भी 0, और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0। मैथमेटिकली आपने अपने कंटूर को इंडेंट नहीं किया है, तो फिर आपका कंटूर कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जो कि हमें चाहिए। कंटूर का एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ओके। लेकिन उस मैथमेटिकल ट्रिक में आपके ये 2 कंट्रीब्यूशंस एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। ये जो इंडेंटिंग के कारण जो आप फीचर करना चाह रहे हैं वो यहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ओके। और जब आप a टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट बेसिकली अपर लिमिट -k। और फिर इस दूसरे इंटीग्रल को देखिए, ये भी fx dx का इंटीग्रल, ये भी fx dx का इंटीग्रल, ये माइनस इन्फिनिटी से -k तक लाएगा आपको, माइनस इन्फिनिटी से और -k तक। इसका रेडियस धीरे धीरे आपने 0 कर दिया लिमिट लेने के बाद। और दूसरा इंटीग्रल -k से आपको ले जाएगा +k तक। जब आप इसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों को 0 रख देंगे तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से हो गया, -k से k तक। और ये जो तीसरा इंटीग्रल है, जब एप्सिलॉन 2 की जगह 0 रख देंगे, k से लेकर +। इन तीनों इंटीग्रल्स को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, तीनों fx dx के इंटीग्रल हैं, तो आपको मिल जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी fx dx का इंटीग्रल, जो कि हमें चाहिए, ओके। तो ये जो चीज़ यहाँ पे हम सिंपली इतनी दिखा रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाएगा और ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। इसमें एक एडिड टास्क जो बन रहा है, आपको जो स्मॉल कंटूर्स गामा 1 और गामा 2 हैं उनके इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन भी आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। ये 2 आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, तब आपका काम हो जाएगा, ओके। दिस तो विच आई हैव समराइज्ड। और बाकी केसेस में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। माना आप इस वाले ग्रीन्स फंक्शन को निकालना ही चाह रहे हैं, तो यहाँ अप्रोप्रिएटली आप काम कीजिए। आप ये ना समझें ये गामा 1 और ये गामा 1 सेम है, मैंने नाम सेम दिए हैं कंटूर्स के, ये गामा 1 और ये गामा 1 कंटूर अलग अलग है। सेमी सर्कल ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें जो एंगल का वेरिएशन होता है ये पाई से थीटा होता है, आप ऐसे में जा रहे हैं। जबकि इस वाले में आप नीचे की तरफ से आ रहे हैं, इसमें वेरिएशन पाई से 2 पाई तक होता है। तो आपके ये आंसर इन प्रिंसिपल अलग अलग हो सकते हैं, ओके। तो आपको हर केस में जुडिशियसली इसको वर्क आउट करना पड़ेगा, पर मैं इसी वाले पे कंसंट्रेट करूँगा, ओके, क्योंकि हमारे काम का ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जब हमको पहली बार ये टास्क करना है, इन प्रिंसिपल हमें चारों इवैल्यूएट करने चाहिए, फिर देखना चाहिए इनमें से हमारे काम का कौन सा है, ओके। बट मैं आपको पहले ही आंसर दे रहा हूँ, हमारा ग्रीन्स फंक्शन इस वाले से सही निकलेगा, ओके। बाउंड्री कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा, बाकियों से हमें सही आंसर नहीं मिलेगा, ओके। तो इन द लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी +इन्फिनिटी एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, बल्कि यहाँ ये लिखना चाहिए, प्रॉपर तरीका ये है। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 पॉजिटिव का मतलब है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। एप्सिलॉन एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है, लेकिन वो पॉजिटिव है, और वो धीरे धीरे फिर हम उसे 0 कर रहे हैं, नेगेटिव साइड से नहीं, पॉजिटिव साइड से, ओके। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो तब जो हमारा क्लोज्ड कंटूर के ऊपर fz dz का इंटीग्रेशन है, इस लिमिट में वो 3 जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं
वो मिलके पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल देंगे, जेड की जगह एक्स आ गया इसमें। ये वो इंटीग्रल है जो मुझे इवेल्युएट करना है। उसके अलावा जो बाकी बचा स्मॉल गामा वन के ऊपर का एक इंटीग्रल और एक स्मॉल गामा टू के ऊपर का इंटीग्रल, ये इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा बिग गामा के ऊपर का इंटीग्रल, पर बिग गामा के ऊपर का इंटीग्रल हम शो कर चुके हैं, दिस ड्यू टू डैम्पिंग दिस गोज टू जीरो, इनफाइनाइट रेडियस के सेमी सर्कल पे ये जीरो। और राइट हैंड साइड में 2πi सम ऑफ रेडियूज, जैसे हमारे केस में हमारे कंटूर के अंदर केवल ये वाला पोल इनक्लोज्ड है, ओनली वन, तो आपको इस पे रेजिड्यू निकालना है, सम करने की जरूरत नहीं है, 2πi से मल्टीप्लाई करो तो। और रेजिड्यू निकालना सिंपल पोल के लिए वेरी वेरी इजी प्रोसेस होता है। तो ये तो टास्क यहाँ पे जो बचती है बेसिकली ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना, ये हमें चाहिए अननोन। तो ये और ये निकल आएंगे तो ये हो जाएगा। इनफैक्ट उस आंसर को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अगर मैं नंबर वन, ये वन मतलब फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस मैं इन्हें कह रहा था। फर्स्ट केस में अगर आप ये वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, वो वाला ओरिजिनल हमारा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का, जेड नहीं एफ एक्स डी एक्स वाला, ये वाला, तो रेजिड्यू थ्योरम से ये निकाला और यहाँ पे हमारा केवल एक पोल आ रहा है, कौन सा वाला, प्लस के वाला पोल, पॉजिटिव पोल जो है, तो उस पोल पे रेजिड्यू निकालेंगे फंक्शन का, 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस, ओके। गामा वन गामा टू में अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस के लिए जरूर करने चाहिए इंटीग्रल्स ये वाले, ओके, क्योंकि मैं इसे आगे नहीं करने वाला हूँ, मैं दूसरे मेथड से करूँगा, सिंपलर मेथड से, बट आपको ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, आपको ये आना चाहिए। गामा वन और गामा टू को फॉलो करते हुए जरूर ये ध्यान रखें, गामा वन में एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, पाई से जीरो फॉर एग्जांपल, और गामा टू में पाई से 2π या वट एवर भी द केस। बाकी अगर आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ केस करेंगे तो हर केस में इनका वेरिएशन अलग अलग तरीके से है, तो प्लीज़ केयरफुली डू, एटलीस्ट एक तो आप कर ही लें और फिर बाकी भी कर सकते हैं, एक आप कर लेंगे तो बाकी भी। तो ये मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं ये कंटूर पिक कर रहा हूँ, और ये कंटूर क्यों पिक करना पड़ा ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमारे पास चॉइसेस ही ऐसी आ रही हैं, ठीक है। तो ये कंटूर अगर मैं पिक करूं तो जो मेरा डिज़ायर्ड इंटीग्रल है, मैं ये डिज़ायर्ड इंटीग्रल मतलब ये मैं इवैल्यूएट तो कर सकता हूं, पर वो इवैल्यूएशन के लिए मुझे रेजिड्यू भी निकालना पड़ेगा पोल पे, और फिर ये दो। अच्छा, इसी के बजाय माना आप सेकंड नंबर केस की बात करते हैं, ये वाला, तो इस केस में क्या होता, अब की बार जो पोल कंटूर के अंदर आ रहा है वो माइनस के वाला है, तो वहाँ पे रेजिड्यू निकालो और फिर से ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये दो टर्म आप ये ना सोचें ये एग्जैक्टली सेम है। अब मैंने क्योंकि कंटूर्स का नाम गामा वन गामा टू ही दिया, मैंने ऐसा नहीं बोला कि इस कंटूर का नाम गामा थ्री और इसका गामा फोर है, ये अलग अलग केसेस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा ना सोचें आपने इस केस में ये इंटीग्रल निकाल दिया तो यहाँ भी वही वैल्यू रख देंगे, नहीं, ये वाला सेमी सर्किल आप दूसरी साइड से ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये और ये एक पाथ नहीं है, ये वाले ये दोनों, और ऐसे ही ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन हर केस में आप सेम मैथमेटिक्स करके ये इस वाले केस में रेजिड्यू में दोनों कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे, ओके। गामा वन गामा टू अप्रोप्रिएटली जिस तरह से भी एंगल चेंज हो रहा है वो लेते हुए इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इस वाले केस में एक भी पोल कंटूर के अंदर नहीं आ रहा है तो रेजिड्यू का सम तो लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपके जो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूशन बनेगा इन दो टर्म्स के कारण बनेगा। तो अप्रोप्रिएटली आप चारों केस में कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ अगेन, प्लीज़ डू दिस वन, एटलीस्ट डू दिस वन, ओके। ये इंटीग्रल्स आपको इवैल्यूएट करने आने चाहिए। तो ये जो चार चॉइसेस हैं बेसिकली कंटूर की या इंडेंटिंग की, वो आपको चार अलग अलग ग्रीन्स फंक्शन देंगे। और फील्ड थ्योरी के अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, फील्ड थ्योरी में इन चार ग्रीन्स फंक्शन को अलग अलग इनका यूज़ होता है, अलग अलग वो होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको वहाँ पे इन्हें प्रोपगेटर कहा जाता है ग्रीन्स फंक्शन के लिए, जो दूसरा टर्म यूज़ करते हैं स्पेस टाइम फिजिक्स में, वो प्रोपगेटर होता है। तो इनको एडवांस प्रोपगेटर, रिटार्डेड, फाइनमैन और डायसन, ओके, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। इनफैक्ट प्रोपगेटर वैसे हम बेसिकली फाइनमैन जो ग्रीन्स फंक्शन है जो कि कॉजल प्रोपगेटर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। बट वट एवर भी द केस, ये चार जो हैं ये तो केवल वोकैबुलरी है, हमको इस वोकैबुलरी में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये चार जो हैं बेसिकली अलग अलग केस में आपको इनको से कौन सा यूज़ करना पड़ सकता है, दैट मे डिफर। इनफैक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, समथिंग एग्जैक्टली ये नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने एडवांस्ड एंड रिटार्डेड पोटेंशियल और एडवांस एंड रिटार्डेड टाइम, तो वो एडवांस और रिटार्डेड वाला कंसेप्ट उसी तरह से वहाँ ग्रीन्स फंक्शन के टर्म में भी आता है, ओके। जैसे एक और पॉइंट यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, अगर आप इन फिगर्स को, कंटूर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब I1 का इंटीग्रल बेसिकली ये कंटूर इंटीग्रेशन करना है, और I2 मतलब इस I1 वही इंटीग्रल इस केस में जो वैल्यू बनेगी, I2 उसी इंटीग्रल की वैल्यू जो कि अलग बनेगी इस केस में I2, और I3 I4। तो एक इंटीग्रल I जो था अब उसके चार अलग अलग आंसर हो सकते हैं, I1 I2 I3 I4, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कंटूर पिक करें। अब अगर मैं I1 माइनस I2 करूँ तो एक तरीका तो ये हो सकता है आपने I1 इस तरीके से निकाला, फिर I2 अलग से इस तरीके से निकाला,
और फिर सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर आप इस फिगर को ही वो समझें कि हाँ कंटूर इंटीग्रेशन, और ये फिगर ही एक्चुअली कंटूर इंटीग्रेशन का मतलब ये फिगर ही है। अगर आप इस फिगर में से ये फिगर सब्ट्रैक्ट करें, I1 में से I2 सब्ट्रैक्ट करें, तो इनका जो कॉमन पार्ट है उसको तो आप पहले ही हटा दें। ये सेमी सर्किल इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और लिमिट लेने पे तो इसने पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाना है, तो वो सेगमेंट भी यहाँ से यहाँ तक इस पर भी जा रहे हैं, यहाँ तक यहाँ, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब आप जरा इन कंटूर्स को देखिए। इस वाले में ये कंटूर, ये गामा 1 वाला हम ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ओके। फर्स्ट वाले में हम इस नेगेटिव पोल को I1 में इस तरह से गए, इसके अराउंड, जबकि I2 में जा तो इधर से इधर ही को रहे हैं पर नीचे की तरफ से। पर मैं इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मैथमेटिकली आपने कंटूर की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स। तो अगर मैं I1 माइनस I2 निकाल रहा हूँ तो लार्ज सेमी सर्किल पार्ट कैंसिल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट I1 में ऐसा और माइनस I2 में ये सेगमेंट इधर की ओर हो गया, इधर की ओर हो गया, ओके। और इनफैक्ट आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों रियल एक्सिस से शुरू हो रहे हैं। एक रियल एक्सिस से ऊपर की तरफ का सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल, एक रियल एक्सिस से नीचे की तरफ का सेमी सर्कल, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब वैसे इस फिगर में ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया है अगर, तो ये। और ऐसे ही इस पॉइंट को अगर आप देखें, इस पॉइंट के अराउंड ये कंटूर नीचे की ओर से इधर को गया था, और ये कंटूर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ से वापस आएगा। तो बेसिकली जो आपका दूसरा पोल है प्लस के पे, उसके अराउंड आप ऐसे में ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल का डिफरेंस जो है, बेसिकली कंटूर इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में केवल वो इतना है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, अरे एक कंटूर लेना है इस पोल के अराउंड और ऐसे में ट्रेवर्स करते हुए उस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, और साथ साथ एक कंटूर और लेना है जिसमें इस पोल के अराउंड इस वे में ट्रैवल करना है। तो ये दो बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की दो सिंपल प्रोसेसेस हैं। कंटूर इंटीग्रेशन का आंसर कितना होता है, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखें, उससे एक प्लस माइनस साइन आएगा, बट अदरवाइज कितना होता है, सिंपली 2πi सम ऑफ रेजिड्यू वाला आर्ग्यूमेंट। फिर से इस कंटूर के लिए केवल अंदर माइनस के वाला पोल है, तो इस कंटूर के अराउंड इंटीग्रेशन का आंसर, अब ये क्लोज कंटूर है तो इसके लिए इंटीग्रेशन का आंसर 2πi रेजिड्यू एट माइनस के, और इस वाले के लिए 2πi रेजिड्यू एट प्लस के। इसके अलावा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कारण एक प्लस माइनस साइन भी आएगा, बी केयरफुल अबाउट दैट। बट अदरवाइज तो अगर आपने ये इंटीग्रल माना, इवेल्युएट कर लिया इस ट्रिक से, इस मेथड से पूरा, तो ये वाला इंटीग्रल निकालने के लिए I1 आपके पास है, I2 निकालने के लिए आप ये दोनों इंटीग्रल्स अलग अलग इवेल्युएट कर दीजिए। ये इंटीग्रल्स इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, सिंपली आपको रेजिड्यू निकालना है। आप यहाँ पे का रेजिड्यू अलग निकाल लो, यहाँ का रेजिड्यू अलग निकाल लो। इस इंटीग्रल का आंसर 2πi टाइम्स ये वाला रेजिड्यू, इस इंटीग्रल का आंसर 2πi टाइम्स ये वाला रेजिड्यू, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए, ओके। तो I2 आप यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर आप I1 में से I3 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। सब्ट्रैक्शन और ज़्यादा से मतलब लार्ज सेमी सर्कल कैंसिल, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कैंसिल, और ये सेगमेंट भी सेम है, ये गामा 2 और ये गामा 2 एग्जैक्टली सेम है। यहाँ भी आपने पॉजिटिव पोल को नीचे से इंडेंट किया है, यहाँ भी नीचे से, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ये पार्ट, इसका अपर पार्ट, और इसके लोअर पार्ट की साइकिल नेगेटिव हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको केवल ये वाला कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ओनली दिस कंट्रीब्यूशन। I1 और I3 का डिफरेंस जो है वो केवल इस फिगर के बराबर है। फिगर का मतलब आप समझ रहे हैं, फिगर का मतलब है 2πi केवल इस वाले पोल का रेजिड्यू। तो I1 और I3 का डिफरेंस जो है 2πi टाइम्स द रेजिड्यू एट दिस, अपार्ट फ्रॉम अ प्लस माइनस साइन, केयरफुल अबाउट दिस। ऐसी I1 माइनस I4 करेंगे तो आपको केवल इस वाले पोल का जो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है वो मिलेगा। उस चीज़ को मैंने सिम्बॉलिकली यहाँ इस तरह से दिखाया है। I1 माइनस I2 में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, कंटूर इंटीग्रेशन आएंगे इनके अराउंड। I1 माइनस I3 में केवल नेगेटिव पोल के अराउंड, I1 माइनस I4 में केवल पॉजिटिव के अराउंड, और फिर आप बाकी भी इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चारों इंटीग्रल इस तरह से करने के बजाय आप इस इंटीग्रल को कर लें। यहाँ आपको सेमी सर्कल्स के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, गामा 1 भी एक सेमी सर्कल है, गामा 2 भी। उसके अलावा आप इन पूरे सर्कल्स के ऊपर भी इंटीग्रेशन निकाल दें। उस इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल रेजिड्यू निकालना है, रेजिड्यू से मल्टीप्लाई करना है 2πi को। ये इंटीग्रल आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे ये दोनों इंटीग्रल आपकी पकड़ में आ गए, इन दोनों की मदद से आप I2 निकाल सकते हैं, केवल इस वाले की मदद से, और I1 की मदद से I3 निकाल सकते हैं, केवल इस वाले और I1 की मदद से I4 निकाल सकते हैं। सो चारों इंटीग्रल्स निकालने का वैसे ज़्यादा आसान तरीका ये रहेगा। आप बार बार हर एक केस के लिए सेमी सर्कल्स के ऊपर इंटीग्रेशन करने से ज़्यादा आसान शायद ये मेथड रहेगा, ओके। सो अगेन लेट मी रिपीट, पहले तो आप चारों केस कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट
एक आध केस इसके ज़रूर कर लीजिए, चाहे इस मेथड से कीजिए, I1 तो आप इसी मेथड से कीजिए, फिर I2 I3 I4 चाहे तो इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालिए, या दोनों मेथड से कर लें और क्रॉस चेक कर लें कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं, तो दैट वुड बी इवन बेटर. ओके, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव एट योर हैंड, यू मस्ट ट्राई दीज थिंग्स. ओके, दिस कंसिडर दिस एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ओके, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. अच्छा, मैं जस्ट यहाँ पे हिंट भी कर दूँ, माना हमारे I1 वाले केस में जो स्मॉल गामा 1 और स्मॉल गामा 2 के ऊपर के इंटीग्रेशन है वो हम करते कैसे हैं. जस्ट रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा है मैथमेटिकल फिजिक्स में. गामा 1 के ऊपर जब आप एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस कंटूर के ऊपर z बराबर x नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारे पॉइंट्स से ट्रैवर्स हो रहा है, केवल रियल एक्सिस से तो स्टार्ट हो रहा है, रियल एक्सिस पे ख़त्म हो रहा है, बाकी तो यहाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट की वैल्यू भी है. इस सेमी सर्किल के ऊपर आप जो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ इस तरीके की, एप्सिलॉन × आइटा थीटा या एप्सिलॉन 1 फॉर एग्जांपल. हमने रेडियस अलग अलग लिया था, इसका रेडियस शायद एप्सिलॉन 1 लिया था. एप्सिलॉन रेडियस में आप किसी सर्किल में घूम रहे हैं तो जो आप इक्वेशन लिखते हैं उस कर्व की वो इसी तरह की तो होती है, r e⁻आइटा थीटा. r की जगह एप्सिलॉन 1 e⁻आइटा थीटा. एप्सिलॉन 1 कांस्टेंट है और थीटा आपका चेंज होगा पाई से 0 तक, पाई से 0 अपर हाफ उसमें. और माइनस के क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये सेमी सर्किल, स्मॉल सेमी सर्किल जो है आपका, ये ओरिजिन पे के अराउंड नहीं है. अगर ये ओरिजिन के अराउंड होता तो z की वैल्यू इतनी लेते, ये ओरिजिन से आपका सेंटर इतना डिस्प्लेस्ड है, जिसे ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं. माइनस के वाले पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल सेमी सर्किल, तो मैथमेटिकली इस कर्व पे जब आप इवैल्यूएट करेंगे इस इंटीग्रल को तो आपको z की जगह इतना सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में हम z की जगह x पुट कर देते हैं, इस पूरी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग z सिंपली x के बराबर है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन इस सेगमेंट में आप z को इस तरह से पुट कर सकते हैं. ऐसे ही इस वाले सेमी सर्किल में अगेन ये एक सेमी सर्किल है जिसका रेडियस है एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 2 आइटा थीटा आएगा, लेकिन थीटा आपकी बार वेरी करेगा पाई से 2 पाई तक. आप इस सेमी सर्किल को नीचे से ट्रैवर्स कर रहे हैं. ओके, और सेमी सर्किल आपका ओरिजिन पे नहीं है, पॉइंट प्लस के अराउंड है, तो इस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं. इससे होता क्या है, आपका इंटीग्रल z के बजाय थीटा में चेंज हो जाता है. इस सेमी सर्किल में वेरी क्या कर रहा है, रेडियस तो हर जगह एप्सिलॉन 1 है, केवल थीटा ही तो वेरी कर रहा है, और इस सेमी सर्किल में भी क्या वेरी कर रहा है, थीटा. तो आपके जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस हैं वो z के बजाय थीटा में चेंज हो जाते हैं, और थीटा की लिमिट्स ये हैं तो उससे आप वो इंटीग्रल कर पाते हैं. दिस इज जस्ट रिमाइंडर. और ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, हमको a टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली लिमिट भी लेनी है, और एप्सिलॉन, दोनों एप्सिलॉन को आप सेम भी ले सकते हैं, दोनों को एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं. जितना इसका रेडियस उतना इसका, इसके रेडियस और इसके रेडियस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसी लिए मैंने ये लिखा था शुरू में कि दोनों रेडियस को चलो अलग ले लेते हैं, बराबर लेने की जरूरत नहीं है. पर उतना वो हमारी कॉम्प्लिकेसी में हम क्यों ऐड करें, दोनों रेडियस को एप्सिलॉन लिखिए और लास्ट में लेटर एप्सिलॉन × 0. तो अगर आप इस मेथड से प्रोसीड करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारा टास्क था इसका. पर मैं इस मेथड से इससे आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ. किस मेथड से, मेरा मतलब इंडेंटिंग. इस मेथड में अगर मुझे प्रोसीड करना है तो मुझे अपने कर्व को इंडेंट करना पड़ा, लेकिन इंडेंटिंग का अगर मैं डिसएडवांटेज कहूँ, मुझे एक गामा 1 और गामा 2 के ऊपर के इंटीग्रल अलग से इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, जिस भी जो ट्रिक जो भी यूज़ करो, मेथड जो भी यूज़ करो, पर करने पड़ेंगे. अब यहाँ पे एक दूसरा मेथड है जो जिसे हम फाइनमैन्स ट्रिक कहते हैं, या फाइनमैन्स आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, या और भी उसके नाम हो सकते हैं. बेसिकली वो शिफ्टिंग ऑफ पोल्स का मेथड भी कह सकते हैं, या मेकिंग द मोमेंटम कॉम्प्लेक्स. के हमारा बेसिकली मोमेंटम है. ओके, तो आप मोमेंटम आप कहते हैं रियल क्वांटिटी होती है, पर मैथमेटिकली आप मोमेंटम को कॉम्प्लेक्स बना के ये कर सकते हैं. तो ये सारे नाम जो हैं, ये मेथड का एडवांटेज ये है, इस मेथड में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. ओके, मुझे केवल रेजिड्यू इवैल्यूएट करके मेरा काम बन जाएगा. हाँ, तो अब आप बोलेंगे केवल रेजिड्यू से कैसे होगा, क्योंकि हम एफ फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एफ फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंज वाला फंक्शन ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम में कुछ कॉम्प्लिकेसी ऐड नहीं करेगा. लेकिन एडवांटेज ये होगा, तब मुझे कर्व को इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कर्व को अगर इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो गामा 1 और गामा 2 की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये है फाइनमैन ट्रिक. वो किस तरह से है, पहले फिगर में समझने की कोशिश करते हैं. अभी की सिचुएशन ये है, जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, वो ये है. और हमने कहा अच्छा हमारे केस में हम कर्व को ऐसा लेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्मॉल सेमी सर्कल इंडेंटेशन, स्ट्रेट लाइन, स्मॉल सेमी सर्कल इंडेंटेशन, स्ट्रेट लाइन, बिग सेमी सर्कल. ये है I1 हमारा यहाँ से निकल के आता है. मैं इस प्रॉब्लम में जो पोल्स थे जो कि रियल एक्सिस पे लाई कर रहे थे, मैं इसे पॉजिटिव पोल और इसे नेगेटिव पोल कह सकता हूँ. ये प्लस के पे है, माइनस के पे है. अगर मैं इन पोल्स को थोड़ा शिफ्ट कर दूँ, और किस तरीके से,
ये प्लस वाला जो पोल है इसको मैं अपर हाफ प्लेन में थोड़ा सी शिफ्ट कर दूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से यहाँ, और ऐसे ये जो पोल यहाँ पे था इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूँ ये। तो अगर ये कोई हमारे पास प्रॉब्लम हो, ज़रा सोचिए, ठीक है, इस केस में तो मुझे ये कंटूर लेने में कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट लाइन पे आपके एक्स एक्सिस पे पोल्स नहीं है, आपके पोल्स माना किसी तरीके से शिफ्ट हो गए, तरीका क्या है वो अभी बात करेंगे। पर माना ये कोई फंक्शन है, इस ये अब ये वाला फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन के पोल्स तो यही हैं, पर एक कोई दूसरा फंक्शन है जी जेड, अभी मुझे पता भी नहीं है वो फंक्शन क्या है, पर माना एक दूसरा फंक्शन है जिसके पोल्स यहाँ और यहाँ हैं, थोड़ा सी पॉजिटिव, इस वाले को थोड़ा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रखा है और इस वाले को थोड़ा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रखा है। मतलब ये वाला पोल माइनस के बजाय माइनस के माइनस आल्टा एप्सिलॉन, माइनस नीचे की तरफ माइनस आल्टा एप्सिलॉन, और ये वाला के तो पहले से था प्लस ऊपर की तरफ आल्टा एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज़ हैं, स्मॉल हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल किया है, पर साथ साथ वो क्या है, इन्फिनिटेसिमल। तो माना हम ऐसा अगर कर सकें तो तब मुझे ये कंटूर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा कंटूर कहाँ है, कहीं भी किसी पोल को इनकाउंटर नहीं कर रहा है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग दी रियल एक्सिस है, तो ये सीधे के सीधे मेरा जेड की जगह मैं यहाँ एक्स रख सकता हूँ। और ये लार्ज सेमी सर्कल में डैम्पिंग का इफेक्ट अगर मौजूद रहे उसी तरह से, तो इसके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। तो गामा 1 गामा 2 जो इंडेंटिंग थी उसके कंसेप्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं। और केवल इतना नहीं है, ये फिगर इससे मैच करने में केवल इतनी बात नहीं है, यहाँ इस कंटूर के अंदर ओवरऑल जो कर्व पोल इनक्लोज हुआ वो ये वाला था, ये पोल कंटूर से बाहर है, और जबकि ये पोल कंटूर के अंदर है। यहाँ मेरा कंटूर डिफरेंट है शेप में, पर आप पोल देखिए, ये जो पोल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव पोल कंटूर के अंदर है, यहाँ भी पॉजिटिव पोल कंटूर के अंदर है, पॉजिटिव शिफ्टेड पोल, चलो ऐसे बोलते हैं, ये एग्जैक्टली ये वाला पोल नहीं है, पर पॉजिटिव शिफ्टेड पोल कंटूर के अंदर मौजूद है। तो जो 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू वाली चीज़ लेते हैं वो भी मैच हो रही है। ओके, तो हमने करना क्या है, हमने अपनी प्रॉब्लम के पोल्स को शिफ्ट कर देना। ये जो एक्सिस पे रियल एक्सिस पे पोल थे, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे, तो उससे इंडेंटिंग की समस्या हल हो जाती है। ओके, लेकिन शिफ्ट पोल्स हम टेम्परेरी करेंगे। टेम्परेरी करने का मतलब बाद में पोल्स को आपको वहीं लाना है। एक्चुअल फंक्शन मुझे तो ये इवैल्यूएट करना है, ये तो एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है टेम्परेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को करना बड़ा आसान है। पूरी रियल एक्सिस कोई इंडेंटिंग नहीं है, माना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और उसके बाद आप पोल्स को फिर से अपनी पोजीशन पे ले आइए। फिर से अपनी पोजीशन का मैथमेटिकल मीनिंग, ये पोल आपने कितना शिफ्ट किया है, एप्सिलॉन 2 इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर आप एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 ले लो तो ये पोल कहाँ रिटर्न हो गया, प्लस के पे, और ऐसी एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 ले लो तो ये पोल कहाँ रिटर्न हो गया, माइनस के। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ द फाइन प्रिस्क्रिप्शन, आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन या ट्रिक। आप इस फंक्शन के बजाय एक स्लाइटली मॉडिफाइड फंक्शन लेंगे, जो बाकी तो सारा उसी फंक्शन की तरह हो, बस उसके पोल्स इतने शिफ्ट हो जाएं, इन्फिनिटेसिमली शिफ्ट हो जाएं इमेजिनरी एक्सिस की तरफ, रियल एक्सिस को छोड़ दें। हम रियल एक्सिस पे अपने कंटूर को रखने के लिए, पूरा स्ट्रेट लाइन रखने के लिए पोल्स को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स। और शिफ्टिंग हमने किस तरह से की, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इस शिफ्टिंग को अगेन मैथमेटिकली सोच सकते हैं। ये शिफ्टिंग तो हम कई तरीके से कर सकते थे। रियल एक्सिस के पोल्स हैं, दोनों को ऊपर शिफ्ट करता, या दोनों को नीचे, या एक ऊपर एक नीचे जैसे यहाँ पे किया, या एक ऊपर एक नीचे, ये भी तो कर सकते थे। तो वो 4 चॉइसेस इन 4 केसेस के करस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप इस पोल को अंदर रखना चाहते हैं कंटूर के, तो इसको ऊपर शिफ्ट करो और इसको नीचे। ये वाले केस में इसको नीचे शिफ्ट करो, इसको ऊपर। इस वाले केस में दोनों को ऊपर शिफ्ट करो। स्ट्रेट लाइन, ये इंडेंटिंग नहीं करेंगे, लाएंगे स्ट्रेट लाइन, पर पोल्स क्योंकि कंटूर के अंदर हैं तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ दोनों को कंटूर से बाहर रखना है, दोनों को नीचे। तो 4 चॉइसेस आप पे पोल्स पे शिफ्ट करने की हैं यहाँ भी। तो डिपेंडिंग ऑन वो 4 चॉइसेस अगर आप अप्रोप्रिएटली स्ट्रिक से आप इनकॉर्पोरेट कर सकें, तो वो चारों केसेस में आपका लेकिन कंटूर बड़ा सिंपल बन जाएगा। तो यही है फाइन मेट्रिक। ओके, अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंडर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज़ हैं। तो जब इनको हमने लिमिट लेनी है, बाद में हम मैथमेटिकली लिमिट टेंडिंग टू 0 लेंगे, तो मतलब पॉजिटिव साइड से ही आ रहे हैं ये इंक्रीमेंट्स, डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्योंकि अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 नेगेटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब पोल्स इधर शिफ्ट नहीं हुए, तो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। तो इस केस में तो मुझे इसे ऐसे ही शिफ्ट करना है। ये फिगर इससे तभी मैच कर सकता है। आप ये सोचिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, आप इसे ज़बरदस्ती खींच के, एक धागा, माना ये धागा ऐसे में रखा हुआ है, और आप इसे ज़बरदस्ती खींच के स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लेकिन ये धागा इन पोल्स से पास नहीं हो सकता है, इनके बीच एक तरह का रिपल्सन लग रहा है। तो अगर आप इसे खींचें, तो अगर ये
धागा स्ट्रेट हो ही गया, इस तरह का बन ही गया स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, धागा जब नीचे को आएगा यहाँ पे स्ट्रेट बन रहा है, तो ये इस पोल को रिपेल करके यहाँ धक्का दे दिया इसने, रिपल्शन है इनके बीच। ये पोल और जो हमारा पाथ है, कंटूर का पाथ या जिसे मैं धागा कह रहा हूँ, वो एक लोकेशन पे नहीं हो सकते हैं, कोइंसाइड नहीं कर सकते, तो इसने इसे रिपेल करके नीचे कर दिया। पोल कंटूर को क्रॉस भी नहीं कर सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है, धागे के कारण नीचे आएगा, और यहाँ रिपेल करके इधर जाएगा। तो इससे दिस इज़ अ क्वालिटेटिव वे ऑफ थिंकिंग। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, पर अब असली सवाल ये है, ये फंक्शन कौन सा लेना है, ये तो ये फंक्शन है, इसके पोल्स ये हैं, अब हम कह रहे हैं हम ऐसा कर लेंगे तो ये फंक्शन लगभग इसके जैसा दिखना चाहिए। इस लगभग इसके जैसे दिखने का मतलब, जब इसमें ये वाली लिमिट लें उस फंक्शन में, तो फिर से ये वाला फंक्शन बन जाना चाहिए। लेकिन ये फंक्शन होगा कौन सा, जो केवल इतनी शिफ्टिंग करता है, बाकी सब ठीक रहता है, सेम रहता है, इस फंक्शन और इस फंक्शन में बाकी सब कुछ सेम है, केवल इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, इसके पोल प्लस के और माइनस के पे हैं, इसका पोल प्लस के प्लस आईटा एप्सिलॉन 2 पे है, और माइनस के माइनस आईटा एप्सिलॉन 1। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे की है, पर उससे पहले बोथ फिगर्स आर सेम। ये दोनों फिगर जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों सेम है। एक एक पोल इनक्लोज कर रखा है पॉजिटिव वाला, इसने भी, इसने भी। ओके, दिस सी पोल इनक्लोज्ड वर्सेस एक्सपेल्ड, इसमें ये पोल इनक्लोज्ड है, ये एक्सपेल्ड है, इसमें ये पोल इनक्लोज्ड है, ये एक्सपेल्ड है। ओके, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, बट दिस सेकंड वन इज़ मच मच ईजियर टू डू। हम क्यों कर रहे हैं ये ट्रिक, इसको करना बहुत आसान है, आपको इंडेंटिंग की जरूरत नहीं है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रल, और दिस आपको केवल रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन एफ का नहीं, नए फंक्शन जी का। अब ये फंक्शन क्या है ये बात भी नहीं की हमने, पर ये फंक्शन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और रेजिड्यू निकालने का काम उतना ही स्ट्रेट ईजी होगा जितना इस केस में होता है, तो आपको केवल रेजिड्यू निकालना रह जाएगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज, आपको ये गामा 1 और गामा 2 के ऊपर के इंटीग्रल की करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दिस आपका जो इंटीग्रल है जी जेड डी जेड, अब एफ जेड जी जेड का इंटीग्रल नहीं है ये केवल इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का रियल इंटीग्रल और लार्ज सेमी सर्कल के ऊपर का इंटीग्रल, पर ये इंटीग्रल अगेन डैम्पिंग के कारण जीरो होगा। ओके, लेकिन अब असली सवाल तो ये है, ये फंक्शन कौन सा लेना है जो हमारा ये काम कर देगा, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स इतनी अचीव कर दे और बाकी ज़्यादा डिफरेंस ना हो दोनों फंक्शंस में, केवल शिफ्टिंग ऑफ पोल्स वाला, और वो भी ऐसा कि जब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 को जीरो ले लें तो फिर से ये फंक्शन मिल जाए। तो वो बनाना बड़ा आसान है, उसको मैं सीधे भी आंसर लिख सकता था, पर क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके, डोंट बी वो कि यहाँ पे क्या किया है। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन एफ जेड है, उसका डिनोमिनेटर ये है जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, पोल्स यहीं से तो पिक होते हैं। आप कहते हैं जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को जीरो रखा तो जेड प्लस के जेड माइनस के बराबर जीरो, फैक्टराइजेशन, और मैंने जेड प्लस के फैक्टर को डेलिबरेटली ऐसे लिखा है, जेड माइनस माइनस के, पोल होता है जेड माइनस समथिंग, जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी बराबर जीरो है, तो एक पोल ए पे होता है एक बी पे, तो ये जेड प्लस के को ऐसे लिखा है जेड माइनस, मतलब ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव वाले पोल के करस्पॉन्डिंग है। ये प्लस साइन देख के ऐसा नहीं कि ये प्लस वाले के करस्पॉन्डिंग है, ये माइनस के करस्पॉन्डिंग वाला ये वाला पोल है, और ये वाला टर्म इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जेड माइनस प्लस के, ये पॉजिटिव वाले पोल के करस्पॉन्डिंग है। तो इसको मैंने इस लैंग्वेज में लिख दिया, माना पोल्स को मैं सिंबॉलिकली पॉजिटिव पोल को पी प्लस लिखूँ और नेगेटिव पोल को पी माइनस लिखूँ, तो बेसिकली जो पोल्स की पोजीशन है वो ऐसे करके पता लगी, या जो हमारा डिनोमिनेटर था वो बेसिकली क्या है, जेड माइनस पी माइनस इंटू जेड माइनस पी प्लस, पोल्स को सब्ट्रैक्ट किया जेड में से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसी से हमारा डिनोमिनेटर बनता है। तो अब जी जेड फंक्शन में मुझे चाहिए क्या, मुझे केवल पोल्स को शिफ्ट करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो फंक्शन वैसा ही रहना चाहिए, तो मुझे केवल ये डिनोमिनेटर का फैक्टर चेंज करना है, जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की जगह इस फैक्टर को चेंज करेंगे, बाकी ये ऐसे ही रहेगा जी जेड में। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसे पिक होगा, पी प्लस जो पॉजिटिव पोल है, अभी आप यहाँ प्लस माइनस साइन में से केवल प्लस पे ध्यान दीजिए, के प्लस आईटा एप्सिलॉन 2, के पे नहीं है पोल, इसका पोल तो के प्लस आईटा एप्सिलॉन 2 पे है। हाँ, बाद में एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव पोल वहीं आ जाएगा जहाँ इसका होता है। ऐसे ही दूसरा पोल जो नेगेटिव पोल है वो माइनस के पे नहीं है, माइनस के माइनस आईटा एप्सिलॉन 1, इसमें भी आप केवल अभी पहले साइन को देखिए, इसमें प्लस साइन और इसमें माइनस साइन, माइनस के में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे तो ये फिर से इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे बस ये पोल्स लेने हैं। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया था मैंने, लेकिन और यहाँ फिर करस्पॉन्डिंग माइनस प्लस, मैं इसमें आपको केस नंबर 2 भी साथ साथ दिखाना चाह रहा था। वैसे मुझे कैलकुलेशन करते हुए 1 और 2 दोनों एटलीस्ट करने चाहिए। ओके, उसका रीज़न ये है, मैं आंसर आपको पहले दे दूँ। स्कैटरिंग में हम स्कैटर्ड वेव कहते हैं, हमारी आउटगोइंग स्फेरिकल वेव होनी चाहिए, इससे हमें आउटगोइंग स्फेरिकल वेव मिलेगी, इसीलिए हम इसे लेते हैं, यही ग्रीन्स फंक्शन हमारा यहाँ से मिलेगा। लेकिन इस वाले फंक्शन से हमें इनकमिंग स्फेरिकल वेव मिलती है। ओके, तो वो शो करने के लिए एटलीस्ट मुझे ये और ये दोनों इवेलुएट करने चाहिए। तो इस मेथड में तो ये टास्क बड़ा हो जाता है, लेकिन इस मेथड में रियली ये टास्क ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं वो दूसरा वाला केस भी साथ साथ डील करना चाहूँ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जिसे कह रहा हूँ, तो उस केस में
मुझे इस पोल को यहाँ शिफ्ट करना है और इस पोल को यहाँ शिफ्ट करना है। इस केस में इस पोल को प्लस आइटा पे शिफ्ट किया, उस केस में माइनस आइटा, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग था। और ऐसे ही दूसरा केस, तो मैं दो केसेस को एक साथ अगर डील करना चाहूँ तो ऐसे करके कर सकता हूँ। ओके दिस। और इसके अलावा और केसेस भी हो सकते हैं, अगर दोनों पोल्स को ऊपर शिफ्ट करें या दोनों पोल्स को नीचे शिफ्ट करें। दोनों को ऊपर मतलब इसमें भी प्लस आइटा एप्सिलॉन और इसमें भी प्लस आइटा एप्सिलॉन, और दोनों में माइनस आइटा एप्सिलॉन, दोनों को नीचे की ओर। वो हमारे केस नंबर 3rd और 4th बनेंगे अप्रोप्रिएटली, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके लेकिन अभी आप केवल इस वाले केस पे कंसंट्रेट करें, मतलब बेसिकली इस पहले वाले में प्लस साइन और दूसरे वाले में माइनस साइन। ओके मैंने प्लस माइनस दोनों साइन यूज़ किए हैं, यहाँ प्लस माइनस और माइनस प्लस करस्पॉन्डिंग, लेकिन आप केवल इसमें प्लस और इस पर माइनस पे ही ध्यान दें। तो ये फंक्शन कैसा था, डिनोमीटर कैसा होता है, z में से एक पोल सब्ट्रैक्ट करो, z में से दूसरा पोल और मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हम करेंगे। हमारा जो डिनोमीटर है वो ऐसे करके बनाएंगे, p प्लस की जगह ये वैल्यू और p माइनस की जगह ये इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई थी प्लस माइनस साइन, बट दिस इज एलिमेंट्री कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में लेकिन आपको एक टर्म ऐसा मिलेगा एप्सिलॉन स्क्वायर ऑर्डर का, उसमें एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 आएगा, और एप्सिलॉन अगर दोनों बहुत स्मॉल हैं तो दोनों आप उस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप इस कैलकुलेशन में केवल एप्सिलॉन ऑर्डर तक की क्वांटिटीज़ को रिटेन करें। ओके उस टर्म को ड्रॉप कर दें। इनफैक्ट आप यहाँ से चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 को दोनों को बराबर ले लो शुरू में ही एप्सिलॉन, बट मैं क्यों बराबर नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको और आपको क्लियर करने के लिए कर रहा था। बाद में आप चाहें तो सीधे इस पोल को आप लिखें ये k प्लस आइटा एप्सिलॉन पे है और ये माइनस k माइनस आइटा एप्सिलॉन, पर अभी ऐसा करके करते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 अलग अलग। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन करें तो एक टर्म तो आपको जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो मिलेगा ही, ये जो कि पुराना वाला फंक्शन था, लेकिन उसके अलावा आपको ये दो टर्म मिलेंगे, प्लस माइनस मतलब जब इस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस साइन वाला जो लिया है फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग जो है, ये फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग है, ये सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग है। फर्स्ट केस सेकंड केस, आइटा जेड एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस प्लस आइटा के। अब अगर मैं एप्सिलॉन 1 बराबर एप्सिलॉन 2 ले लूँ, ये जरूरी नहीं था कि मैं दोनों पोल्स को बराबर शिफ्ट करता, पर अगर मैं दोनों को बराबर शिफ्ट कर दूँ तो मेरा काम और आसान हो जाता है। ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो गया। तो और एप्सिलॉन 1 बराबर एप्सिलॉन 2 अगर मैं लूँ तो ये टर्म भी ट्वाइस एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। ओके बस, तो उस केस में इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू में हमने ऐसे किया, बट आप देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बराबर शिफ्टिंग अगर हम करें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड में, तो वो मुझे क्या ऑफर करे, या इस केस में भी नेगेटिव पॉजिटिव, इस केस में भी अगर आप बराबर शिफ्टिंग करते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे इस पॉइंट को भी वो करना चाहूँगा, शायद मैं इस पर फिर से ना लौट सकूँ। ये जो 3rd और 4th केस हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग होंगे, या तो दोनों पोल्स प्लस साइड में शिफ्ट करो या दोनों माइनस साइन में, दोनों में एक साथ प्लस आएगा या दोनों में एक साथ माइनस आएगा। उस केस में ये वाले टर्म में एप्सिलॉन वाले में एप्सिलॉन 2 बनेगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, जबकि इस टर्म में ट्वाइस एप्सिलॉन 1 होगा। ओके दिस, उस केस में ऐसा होने वाला है। तो अगर मैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 पिक करूँ शिफ्ट इक्वली, और एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का जो टर्म है ये टर्म तो खत्म हो गया, एप्सिलॉन 1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी प्लस स्मॉल क्वांटिटी अगेन सम इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी। ओके लेकिन उस इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी को मैं एप्सिलॉन ना कह के एप्सिलॉन अपॉन के कह रहा हूँ। इसको आप इस तरह सोचें सीधे, स्मॉल क्वांटिटी के हमारे लिए जस्ट एक नंबर है, एक रियल क्वांटिटी है, एक नंबर है 2me/h×2। हो सकता है के स्मॉल ना हो, पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आप हमेशा इक्वल चूज़ करके इतने स्मॉल चूज़ कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन भी ओवरऑल बहुत स्मॉल बने। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अब मैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बजाय इस पूरी क्वांटिटी को के टाइम्स, के एक कांस्टेंट है, के टाइम्स इस पूरी क्वांटिटी को सिंपली क्या कह दूंगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 2 रखा तो मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन बना आइटा के इंटू 2 एप्सिलॉन 1, पर आप 2 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू के को एप्सिलॉन लिख रहे हो सिंपली, अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके जब मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला केस जब आप करेंगे वहाँ आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, उस समय ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा, ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बनेगा, पर आप एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 2 एप्सिलॉन 1 इंटू जेड को फिर से एप्सिलॉन नहीं लिख सकते हैं, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उस समय ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ के तो जस्ट एक नंबर है, तो सम नंबर इंटू स्मॉल नंबर अगेन सम वेरी स्मॉल नंबर। ओके और लिमिटिंग प्रोसेस से हमने उसको जीरो ही बनाना है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों बराबर हैं, और जब ये टेंड टू जीरो होंगे तो ये ओवरऑल ये टर्म जीरो को तो टेंड होगा। सो दिस इज़ द आइडिया। सो फाइनली जो मुझे अपने फंक्शन का, नए फंक्शन का केवल डिनोमिनेटर चेंज करना है वो जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की जगह, क्योंकि इससे पोल प्लस माइनस के पे बनते हैं। अगर मुझे पोल्स यहाँ और यहाँ चाहिए तो मुझे जो काम करना है अपना फंक्शन इतना लेना है, जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये टर्म खत्म हो गया, माइनस प्लस आइटा एप्सिलॉन, इस पूरे को मैंने एप्सिलॉन कह दिया है।
अगर मैं अपना फंक्शन जो जी जेड फंक्शन है इतना लेता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये z और ये इस पार्ट को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है जिनसे पोल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पोल्स जिस फैक्टर से डिटरमिन हो रहे थे z स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के बजाय मैंने उसमें इतना और, अब मैंने केवल एक साइन रिटेन किया, यहाँ तक तो दोनों साइन थे, डिपेंडिंग ऑन आप केस फर्स्ट कर रहे हैं या केस सेकंड, ठीक है। लेकिन मैं अब इसके बाद केवल अपने वाले केस पे डिस्कस करूँगा जिससे हमें आउटगोइंग स्फेरिकल वेव मिलने वाली है, हमारे काम का ग्रीन्स फंक्शन। ये तो टास्क हमारा हो चुका है बेसिकली, और बाद में आप इसे चीज़ को कर लें तो ये चीज़ आप दिमाग में भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप सीधे सीधे ये सोच सकते हैं इस फंक्शन को कितना चेंज करूं ताकि पोल्स इस तरह से शिफ्ट हो जाएं, तो सीधे या एक दो लाइंस ऑफ कैलकुलेशन साइड में करके आप सीधे इस आर्गूमेंट पे अराइव कर सकते हैं। अरे अगर मैं ऐसा ले लूँ तो ये फंक्शन हमारे एफ जैसा ही है, एफ में यही तो नहीं है। अगर इनफैक्ट अगर इस फंक्शन की आप लिमिट ले लें एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, और एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, अगर एप्सिलॉन जीरो बनेगा तो एप्सिलॉन वन भी जीरो बन रहा होगा, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू तो बराबर हो गए, लेकिन वो दोनों भी क्या होंगे, टेंडिंग टू जीरो। ओके दिस, तो एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो में अरे ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो उसके इंटीग्रेशन से जो आंसर मिलेगा इस फंक्शन के इंटीग्रेशन से वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन के आंसर में रिड्यूस हो जाएगा, बशर्ते लास्ट में हम ये लिमिट ले लें। ये फंक्शन जो है अगर आप एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो प्लस का अगेन मतलब एप्सिलॉन डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव साइड से आप उसे जीरो बना रहे हैं, इन्फिनिटेसिमल है, ग्रेजुअली जीरो बना रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो ये फंक्शन इसमें रिड्यूस हो जाता है, जी जेड किस में रिड्यूस हो रहा है, एफ जेड। तो जो हम इंटीग्रल ऑफ कंटूर इंटीग्रल ऑफ जी जेड करेंगे वो कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ जेड के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रिक। ओके, तो अब टास्क केवल ये है। ओके, उस टास्क से पहले इस चीज़ को अगर मैं सीधे अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ इस फर्स्ट साइन के साथ, इसके अगर आप पोल्स निकालना चाहें तो इस फैक्टर की जगह जो पीछे के दो फैक्टर हैं इसमें मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। ये इतने के बराबर कैसे आप चेक कर सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, एक a स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म आएगा और एक b स्क्वायर टर्म आएगा, पर b स्क्वायर में आपको एप्सिलॉन का स्क्वायर मिलेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ऑर्डर के टर्म्स आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिकली इसीलिए इसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ओके, और फिर आप इसको फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मैंने इस फैक्टर को अल्फा लिख दिया है, एप्सिलॉन अपॉन 2k, जिसको मैं यहाँ एप्सिलॉन 1 लिख रहा हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने एप्सिलॉन अपॉन 2k को अल्फा लिख दिया है। तो एक बार z प्लस इतना k प्लस आइटा अल्फा और एक बार z माइनस k प्लस आइटा अल्फा, तो आपको पोल्स मिल गए। ठीक है, तो यही तो हम चाह रहे थे, एक पोल k प्लस आइटा अल्फा पे होना चाहिए, एक माइनस k माइनस आइटा अल्फा पे। तो इसने ये ट्रिक कर दी, बस ये डिनोमिनेटर को इतना डिफॉर्म करो, यही है फाइनमैन्स ट्रिक, फाइनमैन आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन। आइटा एप्सिलॉन का टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट सुटेबली करें तो पोल्स जहां आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहां हो जाएंगे। आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स तो नज़र ही आ रहा है। मेकिंग के कॉम्प्लेक्स, आपने किया क्या है, के को बेसिकली कॉम्प्लेक्स बना दिया है, मोमेंटम को कॉम्प्लेक्स। उसे इस तरह से सोचें, के की वैल्यू शिफ्ट होके इस पे शिफ्ट हो गई है, इसे मोमेंटम सोचे, पोल मतलब मोमेंटम की वैल्यू, यहाँ एक पोल प्लस के पे था, एक माइनस के पे, एक मोमेंटम पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ मोमेंटम कॉम्प्लेक्स हैं, तो मेकिंग तो ये सारे नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो अब काम केवल ये है, ये फंक्शन जो है जी, इसके साथ वर्क करो, इसके लिए कंटूर इंटीग्रेशन निकालो, और कंटूर सिंपली ये होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड कंटूर नहीं, कहीं इंडेंटिंग की जरूरत नहीं है, पोल्स क्योंकि इसके यहाँ और यहाँ हैं, इस कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन करो। ओके, इस कंटूर के इंटीग्रेशन में भी आपको बाद में रियल एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना है, तब सेमी सर्किल के ऊपर अभी भी डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग इस फैक्टर के कारण आई थी, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो अपर हाफ प्लेन में एक गामा जो लार्ज सेमी सर्किल है उसके ऊपर का इंटीग्रेशन तो फिर से वैनिश होगा, तो आपका केवल कंटूर इंटीग्रल केवल रियल एक्सिस के अलॉन्ग के इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ओके, हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन में ये लिमिट लेने की ध्यान रखना है, और इस लिमिट के जीरो होने का मतलब अगर आपके टर्म में कहीं एप्सिलॉन 1 के टर्म में कोई टर्म आ रहा है तो एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू जीरो, एप्सिलॉन अगर जीरो बनेगा तो एप्सिलॉन 1 भी क्या बनेगा, जीरो। तो अप्रोप्रिएटली आप इसकी लिमिट ले लें तो आपका आंसर हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ये दिस इज व्हाट इट रिड्यूसेस टू मैथमेटिकली। इंटीग्रल थ्योरम ये कह रही है, इंटीग्रल जी जेड डी जेड अगर मैं इस कंटूर के ऊपर करूँ तो 2πi सम ऑफ रेजिड्यू, कंटूर को ब्रेक करो, रियल लाइन पार्ट माइनस a से a तक का, और रियल एक्सिस के अलॉन्ग z की जगह x, प्लस इस लार्ज सेमी सर्किल के ऊपर का इंटीग्रेशन बराबर 2πi रेजिड्यू, पोल कहाँ है, k पे नहीं है, k प्लस आइटा एप्सिलॉन। ये इस फंक्शन का जी जेड फंक्शन जो कि ये लिखा हुआ है, इसका रेजिड्यू इस पॉइंट पे निकाल देंगे, इन द लिमिट a टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी
रियल एक्सिस को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सटेंड करो तो इस सेमी सर्कल का रेडियस भी इन्फिनिटी बन रहा है, और उस लिमिट में इन द लिमिट ए टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी गामा बिकम्स एन इनफाइनाइट सेमी सर्किल, और फिर ये इंटीग्रल क्या हो जाता है, डैम्प हो जाता है, डैम्पिंग के कारण जीरो। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ए की जगह इन्फिनिटी। फंक्शन में z की जगह x रख दो, x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस आइटा एप्सिलॉन ई टू द पावर आइटा एक्स आर डी एक्स, डी जेड की जगह डी एक्स बराबर 2 पाई आई। g का रेजिड्यू निकालना है k प्लस आइटा एप्सिलॉन में। रेजिड्यू निकालना आप जानते होंगे, बट जस्ट रिमाइंडर, माना कोई जनरल फंक्शन है, ये ये वाला फंक्शन नहीं है, मैंने कैपिटल एफ लिखा है। माना कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड और उसका एक सिंपल पोल है z इक्वल टू बी पे। ओके, पोल का नाम मैंने पहले ए लिख रहा था, लेकिन ए हम यहाँ इसके लिए यूज़ कर चुके हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। माना पोल सिंपल पोल है z इक्वल टू बी पे, तो कैसे इवेलुएट करते हैं रेजिड्यू उस पॉइंट पे, उस फंक्शन को z माइनस बी से मल्टीप्लाई करें और फिर लिमिट z टेंडिंग टू बी ले लें। यही होता है रेजिड्यू निकालने का तरीका। तो उसको इस फंक्शन के लिए और इस पॉइंट पे, इस वाले पोल पे, तो सिंपली लिमिट z टेंडिंग टू द वैल्यू ऑफ द पोल k प्लस आइटा एप्सिलॉन z माइनस z माइनस पोल इंटू फंक्शन, z माइनस बी इंटू फंक्शन, z माइनस बी इंटू फंक्शन, z माइनस बी फंक्शन हमारा ये है, ये ओरिजिनल फंक्शन f नहीं, उसमें इतना आइटा एप्सिलॉन। ओके, रेजिड्यू इवैल्यूएशन एक सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस होती है, वेरी वेरी इजी। लिमिट लेनी है और बाकी मल्टीप्लाई और ये करना है, वेरी इजी प्रोसेस। तो हमने जो डिफॉर्म किया उसने हमारी टास्क को कुछ बढ़ाया नहीं, सरल किया है। रेजिड्यू हमें पिछले केस में भी निकालना था, इस केस में भी निकालना पड़ा। रेजिड्यू निकालने की टास्क में कुछ हमारी कठिनाई में इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन एडवांटेज क्या हुआ, जैस वो गामा 1 गामा 2 सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। तो केवल ये डिफॉर्मेशन करना पड़ा आपको। ओके, फंक्शन में इतना चेंज करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है ये हम ओरिजिनली जहाँ से लाए थे, आप चाहे यहाँ समझ लें कि ये इसी तरह से फैक्टर होता है, या यहाँ समझ लें जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, रिवर्स में आप जाएँ तो ये फैक्टर इसी तरह से होता है, z माइनस पॉजिटिव पोल माइनस इंटू जेड माइनस नेगेटिव पोल। तो ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, आपको रेजिड्यू निकालते हुए ध्यान होगा, ये इस तरह के टर्म्स कैंसिल ही होते हैं। ओके, ये कैंसिल हो गया, मैंने पूरा कैंसिलेशन नहीं कर रखा है, पूरा कर्ली टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब z की जगह ये रखने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अगर बिना ये मल्टीप्लाई किए अगर ये वैल्यू रखते तो ये टर्म पोल माइनस पोल इक्वल टू 0 बनता, पर अब ये टर्म कैंसिल हो गया। अब आप ये वैल्यू सेफली रख सकते हैं, ये लिमिट सेफली ले सकते हैं। तो ये लिमिट आप ले लें तो रेजिड्यू आपका तैयार हो गया। ओके, ये रहा ये, उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। अभी मैं एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ, लिमिट में बाद में लूँगा, पर आप यहीं से देख सकते हैं। अगर मैं एप्सिलॉन 1 की जगह 0 लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये इसके वेरी इजीली आप इसकी एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 लिमिट ले सकते हैं। मतलब फाइनमैन ट्रिक से जो हमने पोल्स को शिफ्ट किया, अपने एक्चुअल सवाल पे लौटने के लिए फिर से वापस लौट रहे हैं। तो हमें एप्सिलॉन के साथ जो मुझे आंसर मिला वो ये रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड ये थी, उसमें यहाँ आइटा एप्सिलॉन है, राइट हैंड साइड में लिमिट लेने के बावजूद एप्सिलॉन अभी मौजूद है ये। पर इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड अब आप लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ले लो, यहाँ एप्सिलॉन के टर्म में है, यहाँ एप्सिलॉन 1 के टर्म में है। ओके, लेकिन दोनों में रिलेशन है, एक 0 को टेंड होगा तो दूसरा भी 0 को टेंड हो रहा है, तो एक की लिमिट 0 लेना मतलब दूसरे को भी 0 बनाना, तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर आइटा एक्स आर डी एक्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल था, बराबर 2 पाई आई के दिस। मैं यहाँ पे अगेन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ये केवल I1 जो चॉइस थी इस कंटूर चॉइस के साथ था, लेकिन हमारे काम का यही है। इस कंटूर चॉइस को हमने बाद में इससे किया। ओके, अगर आप ये कंटूर चॉइस लेते तो आपको जो चेंज करना पड़ता, आपका फंक्शन माइनस आइटा एप्सिलॉन के बजाय वहाँ प्लस आइटा एप्सिलॉन करता, तब पोल्स की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती। और इन केसेस के लिए तो आपको आइटा जेड इंटू एप्सिलॉन टाइप का टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, आइटा इंटू जेड इंटू एप्सिलॉन, केवल आइटा एप्सिलॉन नहीं, आइटा इंटू जेड इंटू एप्सिलॉन। तो वो वाला टर्म आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो दोनों पोल्स या तो पॉजिटिव में मूव करते या नेगेटिव में मूव करते, तो उससे केस नंबर 3rd और 4th। तो इस ट्रिक से आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं, इस ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली केवल रेजिड्यू इवैल्यूएट करना है करस्पॉन्डिंग पोल्स पे। तो अगर आप फंक्शंस के लिए, एप्रोप्रिएट फंक्शंस के लिए रेजिड्यू इवैल्यूएट कर लें तो आप इस मेथड से चारों ग्रीन्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन हमारे काम का जो है मैंने केवल वो इवैल्यूएट किया है, मैं चाहूँगा आप एटलीस्ट I2 को इवैल्यूएट कर लें। ओके, तो अब आप इस मेथड को भी समझ लेंगे। हमारे केस में यही इंटीग्रल था, x की जगह केवल वेरिएबल का नाम q था, डमी वेरिएबल। तो मैंने इसीलिए q के टर्म में फाइनल आंसर को इस तरह से इनक्लोज किया है ये।
तो अब मेरा ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया है. आफ्टर दिस सम डर्टी मैथमेटिक्स वी आर फाइनली अराइव्ड एट रिजल्ट. जी का एक्सप्रेशन इतना पार्ट तक हम निकाल चुके थे, ये इंटीग्रल बचा था. तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में और उसमें भी फिर एक और ट्रिक, फाइनमेंट ट्रिक को यूज़ करके फाइनली दिस, आपको ये वाली ट्रिक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पज़, यहाँ ये समझने के लिए था. आप सीधे उसके बाद ये पार्ट वैसे ज़्यादा लेंदी नहीं है. आपने ये किया, आपने कहा इस इंटीग्रल को करने के लिए हम फाइनमेंट ट्रिक ऑब्टेन करेंगे, वो करेंगे, और फाइनमेंट ट्रिक से 4 लाइन में ये आंसर हो जाता है. सो यू फाइनली अराइव एट दिस, जो चीज़ें कैंसिल भी दिस. फाइनली ग्रीन्स फंक्शन इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है, -1/4 पाई e⁻k r/r. ओके, और r आप ध्यान करें, ये स्मॉल r नहीं है, ये कैपिटल R है. आप इसको ये ना सोचें ये आउटगोइंग स्फेरिकल वेव है. मैं बार बार ये आर्गुमेंट कह रहा हूँ, ये वाला ग्रीन्स फंक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे हमें आउटगोइंग स्फेरिकल वेव मिलेगी, पर वो आगे दिखेगा. अभी आप सीधे, लेकिन रफली आंसर उसी में छुपा है. अगर आप यहाँ r डैश को नेगलेक्ट कर दें, माना न्यूमरेटर में, हाँ e⁻k r में थोड़ी देर के लिए, तो mod ऑफ r, हाँ स्मॉल r, हाँ तब ये आउटगोइंग स्फेरिकल वेव e⁻k r/r टाइप की कुछ बन रही है. वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पर लगभग वैसे ही फॉलो होगा. इसी के बजाय अगर आप सेकंड नंबर वाला केस करते, I2 वाला केस, पोल्स को दूसरी तरह से शिफ्ट करके, तो आपको जो ग्रीन्स फंक्शन मिलता, बाकी सब सेम, बस ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव मिलता. और ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव मिलने का मतलब, इसको जब हम बॉर्न एनालिसिस में वो करेंगे, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जाएंगे, तो ये इनकमिंग स्फेरिकल वेव के करस्पॉन्ड करेगा. किसी दूसरी फिजिकल सिचुएशन में हो सकता है हमें इस वाले ग्रीन्स फंक्शन की जरूरत पड़े, बट स्कैटरिंग प्रॉब्लम में तो हमारे पास डिटेक्टर की लोकेशन पे आउटगोइंग स्फेरिकल वेव होती है, तो ये वाला ग्रीन्स फंक्शन हमारे काम का है. ये है चॉइस. मैथमेटिकली आपके पास 4 ग्रीन्स फंक्शन अवेलेबल हैं, पर स्कैटरिंग थ्योरी में भी बाकी जो हैं I2, I3, I4, उनसे काम नहीं बनने वाला. हमें केवल एक प्योरली आउटगोइंग स्फेरिकल वेव चाहिए अपार्ट फ्रॉम द इंसिडेंट वेव, तो इसलिए केवल ये वाला काम करेगा. ओके, सो दिस इज़ द आइडिया. हम इस वाले ग्रीन्स फंक्शन को हमने इवेलुएट कर दिया है कम्प्लीटली. इनफैक्ट आप चारों को इवेलुएट कर सकते हैं. इसमें ये वाला बनेगा, इस वाले में एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और I3 और I4 में इन दोनों के प्लस या माइनस कॉम्बिनेशन आएंगे. उसमें दोनों वेव्स होती हैं, आउटगोइंग भी और इनकमिंग भी. इतना डिफरेंस होगा क्योंकि हमको केवल आउटगोइंग स्फेरिकल वेव चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क विद. ओके, सो द बाउंड्री कंडीशन कि मतलब साई का जो एसिम्प्टोटिक नेचर है स्कैटरिंग थ्योरी में, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं. ये है आउटगोइंग स्फेरिकल वेव. मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा, ये आप इसको इससे कंपेयर अभी नहीं कर सकते हैं. ये आर कुछ अलग चीज़ है, ये आर अलग है, बट जब ये वाली चॉइस पिक करेंगे तभी इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा. माइनस साइन वाले करेंगे तो e⁻−i⁻k r से मैच करेगा. वो वेव हमें नहीं होती है स्कैटरिंग में. स्कैटरिंग में आउटगोइंग स्फेरिकल वेव, सो वी हैव टू यूज दिस फंक्शन. ओके, सो फाइनली बाउंड्री कंडीशंस हमारे लिए फिक्स करेंगी, बट द टास्क ऑफ मेजर टास्क जो था बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में, फाइंडिंग द ग्रीन्स फंक्शन. ओके, ग्रीन्स फंक्शन अप्रोप्रिएट जो हमारी प्रॉब्लम के लिए है वो हमने फाइंड कर दिया. अब इसके बाद का टास्क इज़ वेरी वेरी ईजी. बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट हम अराइव कर चुके हैं, बट दैट आई विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर. और इसके अलावा मैं फ्यूचर लेक्चर में कोशिश करूँगा किसी लेक्चर में एक छोटे सी चीज़ और स्क्वीज़ करने की. ग्रीन्स फंक्शन को, इस ग्रीन्स फंक्शन को जिसको कि आई हैड टू डू अबाउट इस पॉसिबली 8 और 6 और 8 पेजेस ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. पहले ग्रीन्स फंक्शन का आइडिया, लेकिन मैथमेटिक्स भी 3-4-5 पेज की थी. आई कैन कंडेंस दिस टू 1 पेज यूजिंग अ डिफरेंट मेथड. ओके, तो आप कुछ और आइडियाज़ अगर हम सीख लें तो आप ग्रीन्स फंक्शन इसका एक दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं. तो मैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर नहीं जाऊँगा. पहले बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे, और फिर जिस लेक्चर में थोड़ा टाइम बचेगा किसी लेक्चर में, तो उसके एंड में मैं इसको स्क्वीज़ करके इसको भी इंट्रोड्यूस कर दूँगा, द अदर मेथड दैट यू कैन यूज़ फॉर डिटर्मिंग द ग्रीन्स फंक्शन for the Schrodinger operator. So with that I would like to end this lecture for the time being. So thank you everybody.